स्वागत है आप सभी लोगों का। Am I audible and visible, all of you? I'm not able to see your chats. मैं किसी के चैट्स नहीं देख पा रहा हूँ तो ओके वेरी गुड इवनिंग अगेन। वेलकम टू दिस सेशन ज्योग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो सभी लोग? ऑल वेल? क्लास तो हो रही है भाई, बट आज आप लोगों के चैट ज्यादा नहीं अच्छे से पढ़ पाऊंगा मैं, क्योंकि ऐप में कुछ दिक्कत थी तो ऐप में चैट चल नहीं पा रहे। इनको ही चैट पढ़ के मैं काम चला रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है? तो कैसे हैं? गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? ऑडियो वीडियो ठीक चल रहा है? ऑडियो एंड वीडियो सबको दिखाई दे रहा है? सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? और ओके, ऑल वेल ना? नमस्कार, नमस्ते। छुट्टी नहीं है आज, तो छुट्टी वाले जो लोग हैं वो भूल जाइए छुट्टी। जब तक हम यूपीएससी क्रैक नहीं करेंगे छुट्टी नहीं करेंगे, है ना? और उसके बाद सरकार नहीं करने देगी। पूरी लाइफ निकल जाती है। पहले 10 तक बोलते हैं कि अभी पढ़ लो बाद में आराम मिलेगा, फिर 11 12 में आईआईटी एग्जाम आ जाता है या फिर नीट एग्जाम आ जाता है। उसके बाद फिर कॉलेज टाइम में बोलते हैं अभी पढ़ लो प्लेसमेंट हो जाएगी, तो फिर तब आराम हो जाएगा। फिर तब पता लगता है कि कंपनी वाले चीजें देते हैं जहाँ प्लेसमेंट हो जाती है, फिर लगता है चलो एमबीए कर लेते हैं, या फिर एमबीए के बाद लगता है चलो सर्विस कर लो, फिर आराम मिलेगा, फिर सरकार नहीं सुनने देगी। तो लाइफ में कभी आराम नहीं है, ठीक है? लाइफ में हमेशा टेंशन ही टेंशन है। बट चक्कर ये है कि मतलब मेन मजे वाली बात, मुद्दे की बात है कि लाइफ में जितना चाहे जितनी टेंशन हो, जितनी प्रॉब्लम्स हो, जितना टफ लाइफ हो, जितनी इजीली स्मूथ कोई निकाल देंगे उतना बढ़िया रहेगा, है ना? चलिए, गुड इवनिंग। हाउ इज द जोश गाइस? जोश कैसा है? सभी लोग आलसी तो नहीं हो रहे हैं? लेजी तो नहीं है ना आज? आ रहा है उत्सव, आपका मैसेज आ रहा है। ओके, चलिए, गुड 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 टू नो दैट। तो गाइस ठीक है, चलिए गुड टू नो दैट। स्टार्ट करते हैं बात अपनी। तो हमने कल तक हमने क्या समझा था? हमने ओवरऑल अब तक आज तक हमने अभी देख चुके हैं कि वर्ल्ड कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना। हम ये भी देख चुके हैं कि सोलर सिस्टम कैसे बना, फिर अर्थ कैसे फॉर्म हुई, मून कैसे फॉर्म हुआ, प्लैनेट्स कैसे बने, स्टार्स कैसे बने, स्टार लाइफ साइकिल क्या होता है, ये बातें हमने कुछ अभी तक चर्चा कर ली है। इसके बियॉन्ड अगर बात करें तो हमने ये भी देखा कि
कैसे अलग अलग साइज्मिक वेव्स का इस्तेमाल करके ज्योग्राफर्स ने अर्थ के अंदर अच्छे से एनालिसिस किया और साइज्मिक वेव्स के बारे में समझा और देखा कि जब साइज्मिक वेव्स को ज्योग्राफर्स ने अच्छे से एनालाइज किया और पता लगा कि अर्थ के नीचे अलग अलग लेयर्स थी, अलग अलग लेयर्स भी ऑन द बेसिस ऑफ जब उन्होंने देखा कि वेलोसिटी थी जो साइज्मिक वेव की वो बदल गई थी, तो जो वेलोसिटी बदल रही थी साइज्मिक वेव्स की, तो उन्होंने समझा कि जरूर अंदर डेंसिटीज भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि जब डेंसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी बदलती है। ठीक है, तो वहां पता लगा कि डेंसिटी वेरिएशन है, डेंस लेयर्स है अलग अलग, और फिर उस बात को अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से बोला। फिर हमने देखा कैसे जेफरीज ने, कैसे कॉनराड ने अलग अलग एनालिसिस किए, फिर एडवर्ड स्विस ने अपना एनालिसिस दिया सियाल सीमा और नाइफ का। फिर उसके बाद रिसेंट व्यूज जो कि प्रॉपर साइज्मिक वेव्स को एनालाइज करके डेटा को एनालाइज करके रिसेंट थ्योरीज को चेक किया गया, तो मालूम पड़ा कि एक्चुअल में तीन लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और जो क्रस्ट है लगभग 100 किलोमीटर तक, फिर मेंटल है लगभग 2900 किलोमीटर तक, और फिर कोर है मेंटल के बाद जो कि 6371 किलोमीटर पे खत्म होती है। ये तीन लेयर्स के बारे में हम जान चुके हैं अप टू नाउ, वी हैव सीन ऑल दीस लेयर्स। आज हम इनके बारे में इन डिटेल जानने वाले हैं और फिर देखने वाले हैं कि अर्थ के नीचे टेंपरेचर कैसे वेरी होता है, प्रेशर कैसे वेरी होता है, डेंसिटी कैसे वेरी होती है, इन सब चीजों के बारे में भी आज हम गौर करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी का टेस्ट कैसा हुआ सभी का आज? ठीक हुआ? ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चंस सबके सॉल्व हो गए थे आज? आई थिंक कि बहुत टेस्ट बहुत आसान था, सबके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए होंगे। ओके, वेरी गुड। आउट ऑफ 20, 18, 16, 20। ओके, सुपर। तो मजा है मतलब टेस्ट लेके, तभी सही है। वेरी गुड, ऑल क्वेश्चंस वर राइट, ग्रेट। चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने ऐसा किया बताइए, जो लोग नहीं दे पाए कुछ इशू आ गया था तो बाद में टेस्ट जरूर दीजिएगा, टेस्ट से पता लगता है कि आप लोग कहां पे हैं, कितने पानी में। ठीक है, तो ठीक है गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमने एनालिसिस अपना समझा अभी तक, तो जो भी 3 लेयर्स थी उनके बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। तो तीन लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं जो 3 लेयर्स थी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों के बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए अच्छी बात है, तो कंटिन्यू करते हैं जहां हमने छोड़ा था कल, इंटीग्रल ऑफ द अर्थ में। तो वन बाय वन समझते हैं उसमें कि जो हमारी अलग अलग टाइप की लेयर्स हैं वो क्या क्या थी। तो अगर आप लोग सब कुछ चीजें समझ के पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी आपकी टेस्ट कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने अभी तक स्टडी किया है, उसके बारे में कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए सभी लोग मेरे साथ हैं? ऑल ऑफ यू, आर यू विद मी? बातें करने में लगे सब अपनी। चलिए ध्यान दीजिए क्लास में, बातें बंद करिए, जितने भी लोग हैं कमेंट्स नहीं, जस्ट सामने देखिए। सवाल ये जो है अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उस सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस जो यूपीएससी का लेवल है, ठीक है, हम बात करते हैं कि कैसे हम ओवरऑल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, टेक 30 सेकंड्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सन के बारे में कुछ है? तो जो लोग बी फॉर बॉम्बे बोल रहे हैं बता दूं गलत है बॉम्बे। बी इज रॉन्ग आंसर गाइस। आप लोग हड़बड़ी में आंसर मत करिए, ये काम फिल्म्स में करते हैं बच्चे और फिर डिसअपॉइंट होते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल तरीके से समझिए, पढ़िए, फिर सॉल्व कीजिए। बी फॉर बॉम्बे इज रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हो सकती है, तो देखिए क्या कैसे समझेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। सन हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्रॉम टॉप सरफेस टू इट्स कोर बॉटम। ये कैसे पॉसिबल है? सन की डेंसिटी बदलती है, फोटोस्फीयर पर डेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती है। अगर देखेंगे तो फोटोस्फीयर जो है उसमें जो डेंसिटी है वो लो है। ठीक है, तो डेंसिटी लो है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। कोर में डेंसिटी हाई है, फिर डेंसिटी कम होती है। गलत बात है, ये गलत बात है। तो पहला ऑप्शन गलत है। हाईएस्ट टेंपरेचर एग्जिस्ट बियॉन्ड द कोर एंड बिलो द फोटोस्फीयर। हाईएस्ट टेंपरेचर एग्जिस्ट एट द कोर। कोर पे ही हाईएस्ट टेंपरेचर होता है, कोर के बाहर तो टेंपरेचर कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कोर वाला सेक्शन है सन का उसमें हाईएस्ट टेंपरेचर होते हैं। फिर मिलता है हमको कन्वेक्शन जोन। फिर हमको क्या मिलता है? कन्वेक्शन जोन। तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो टेंपरेचर है वो कोर में है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कहां पे है? कोर में। कन्वेक्शन जोन में टेंपरेचर कितना है? 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। याद है सभी को? सभी लोगों को याद है? तो बॉम्बे इज रॉन्ग आंसर। तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। टू भी गलत है, वन भी गलत है। तो ए बी सी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो डी इज राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो डी वाला बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड सोनाली, दीपा यस, अनुराग, राजेश, प्रेरणा, श्रुति, प्रतिमा गुड, अनिरुद्ध। कोरोना में कितना होता है टेंपरेचर? कोरोना में 1 डिग्री 1 मिलियन डिग्री। ठीक है, फोटोस्फीयर मिनिमम होता है। अगर कोई बोलता है कि मिनिमम की बात तो फोटोस्फीयर का मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, फोटोस्फीयर का टेंपरेचर मिनिमम होता है। चलिए, तो डी का राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल सॉल्व कीजिए, ये अर्थ के ऊपर है। ध्यान से पढ़िए, टेक 30 सेकंड्स देन सॉल्व। जल्दीबाजी नहीं करेंगे प्लीज। रेहान, फजल, तानिया आपके चैट दिख रहे हैं, आंसर कीजिए। तो काफी लोग सी बोल रहे हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो अर्थ वाज फॉर्म, अर्थ के बारे में बात की जा रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अर्थ वाज फॉर्म्ड अराउंड 5 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। तो बिग बैंग इवेंट हुआ था लगभग 13.7 बिलियन ईयर अगो। 13.7 बिलियन ईयर अगो बिग बैंग इवेंट हुआ था। अर्थ जो फॉर्म हुई थी, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो अर्थ और इसमें लगभग बिग बैंग इवेंट और अर्थ में लगभग जो डिफरेंस है 9 मिलियन ईयर्स का है। ठीक है, पहले बिग बैंग इवेंट हुआ, फिर 9 मिलियन ईयर्स बाद अर्थ बनी। तो 9 मिलियन ईयर्स का डिफरेंस है, 5 का नहीं है। तो
कई बार यूपीएससी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लेती है फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर। तो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो इनिशियल था ऑफ द अर्थ कंप्राइज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऐसा था क्या? प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर वो तो हाइड्रोजन का था और हीलियम का था, तो ऑक्सीजन तो नहीं था। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन रिस्पांसिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बात सही है। जब ऑक्सीजन आया तो एटमॉस्फेयर मॉडिफाई हो गया। पहले क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, अमोनिया था, ऑल दोस थिंग्स वर देयर, बट एक मीथेन था। जब ऑक्सीजन आया तो मॉडिफिकेशन हो गया। तो इसका मतलब ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी ठीक है, डी भी गलत है। तो सी इज द राइट आंसर। 3 ओनली 3 इज करेक्ट। तो सी इज राइट आंसर। बी वाला गलत है, ए जो बोल रहा है वो भी गलत है, तो सी इज राइट आंसर। जिन लोगों ने सी बोला है तो बिल्कुल सही है, वो वेरी गुड, सी वाला बिल्कुल सही है। अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, मतलब अच्छे से पढ़ के आए हैं, बहुत सारे लोग सी कर रहे हैं, शाबाश। इट्स बिलियन नॉट बिलियन। आई एम सुदीप कुमार। चलिए ओके गाइस, सी इज राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला सवाल सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे है, जस्ट देखने के लिए यूपीएससी का लेवल। ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, इसका आंसर निकालिए और पढ़ के निकालिए। ओके ओके, तो काफी लोग सी बोल रहे हैं, बेहतरीन, देख लेते हैं सी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को देखिए और बताइए कौन सी करेक्ट है। Whereas the stars have their own light and energy, planets don't possess their own source of energy। बिल्कुल ठीक बात है। One of the reason of formation of black holes may be the death of the star। स्टार की जो डेथ है वो रीजन हो सकता है ब्लैक होल के बनने का, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों ठीक है, ओनली 1 नहीं, ओनली 2 भी नहीं, दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। जिन लोग सी बोल रहे हैं काफी सही आंसर दे रहे हैं आप, बहुत सारा करेक्ट। सी फॉर कलकत्ता, सी फॉर सीएसके, सी फॉर चंडीगढ़, सी फॉर कैट, सारे ठीक है। सी के जो मतलब लोग बोल रहे हैं सी वाले हैं जनरली, वो सही है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कमेंट करके सी डाल रहे होंगे, तो उनको बता दूं कि आंसर तो सी सही है, लेकिन आप लोग गलत हैं, ठीक है। तो सी देख के मत डालिएगा। आई होप कि सब लोग जेन्युइनली कर रहे होंगे, है ना। मुझे पता है कि सब लोग स्मार्ट हैं यहाँ पे और बहुत ज्यादा शार्प भी हैं। देखिए क्या फटाफट आंसर आ रहा है, मजा आ गया देखिए, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। भाई स्टार की अपनी लाइट होती है, एनर्जी होती है। स्टार की अपनी लाइट देखा था ना, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हीलियम में बनता है, प्लस एनर्जी प्लस लाइट, बेसिकली लाइट एनर्जी जो है उसी से लाइट निकलती है, ठीक है, ये तो बात है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। ब्लैक होल्स बन सकते हैं, डेथ ऑफ स्टार्स ब्लैक होल किसी और कारण से बन सकते हैं, लेकिन स्टार जो है वो एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसी टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछे जाते हैं। गाइस क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, तो आप लोग कमेंट्स करके अपना टाइम मत वेस्ट करिए। आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वेबसाइट पे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे सिर्फ कुछ कमेंट्स दिख रहे हैं, तो इसलिए बार-बार कोई कमेंट्स करेगा तो कोई फायदा नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सभी लोग और चलिए सॉल्व कीजिए। मिस्टर आदित्य सिंह, आपने एक बार आंसर कर दिया है तो बार-बार रिपीट मत करिए और लोगों को भी आंसर करने दीजिए, ठीक है। मिस्टर आदित्य सिंह, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा ही इच्छुक हैं अपने आंसर दिखाने को, देख लिया है आपका आंसर मिल गया है, आप कमेंट करना बंद कर दीजिए। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? ए वाले गलत हैं, ए तो नहीं होगा, बी वाले भी गलत हैं, बी भी नहीं होगा, और सी वाले भी गलत है, सी भी नहीं होगा। तो आंसर इसका डी है। कैसे है वो हम देख लेते हैं। अर्थ कंपोजिशन कैन बी एनालाइज्ड बाय अंडरस्टैंडिंग seismic waves। खाली seismic waves नहीं भाई, अर्थ कंपोजिशन तो बहुत सारे तरीके हैं। आपको एक है अर्थ seismic wave का तरीका है, वोल्केनिज्म वोल्केनिक रेवेंस, उसको देख के वीडियो को देख के इन सब चीजों को देख के समझ सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली बोल दिया ना, ओनली गलत हो गया। डेंसिटी ऑफ द अर्थ अंडरगोस ड्रास्टिक चेंज at a depth of 100 kilometers from the surface। ड्रास्टिक चेंज 100 किलोमीटर पे अगर देखेंगे तो ड्रास्टिक चेंज नहीं है, चेंज जरूर है बट ड्रास्टिक नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे क्रस्ट के एंड पे, क्रस्ट कहीं पे 100 भी है, कहीं पे 70 भी है, तो अलग-अलग है। तो ड्रास्टिक चेंज भी नहीं आता। क्रस्ट और मेंटल डेंसिटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्रस्ट और मेंटल डेंसिटी में मेजर डिफरेंस आता है मेंटल और कोर की डेंसिटी में, ठीक है। तो गलत होगी बात। मैक्सिमम डेंसिटी इज फाउंड एट द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। क्या ऐसा है क्या? नहीं, मैक्सिमम डेंसिटी बॉटम लेयर में मिलती है, टॉप पे नहीं मिलती। मैक्सिमम डेंसिटी कहां मिलती है? बॉटम लेयर। हम कल प्रूव भी कर चुके हैं वेलोसिटी की मदद से, तो ये भी गलत हो गया। तो तीनों गलत हो गए, डी इज राइट आंसर, नन ऑफ दीस आर करेक्ट, नन ऑफ दीस आर करेक्ट। तो जैसे ओनली रीड नहीं किया वो थोड़ा सा गलत कर दिए होंगे आप लोग। तो अर्थ कंपोजिशन इसलिए ओनली साइड में लिखा है, कैन बी एनालाइज्ड बाय अंडरस्टैंडिंग seismic waves। अगर इतना होता तो ठीक था, ओनली भी लिखा है ना, तो गलत हो गया। तो यही गलती जो है वो यूपीएससी में नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो डी सही है। ड्रास्टिक चेंज मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज। 10 तक बच्चे पढ़ने में एकदम नालायक होते हैं, पढ़ाई मन नहीं लगता। 11th में आते ही 12th में आते ही फिर जेई और नीट की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कोई आईटी निकाल लेता है, कोई एमबीबीएस निकाल लेता है। ड्रास्टिक चेंज। और 10th में क्या करते हैं? सिर्फ घूमते हैं फिरते हैं, लेते हैं करते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, भाई जीरो। तो ड्रास्टिक चेंज। चलिए गुड, जिसके सारे सही है, वेरी गुड, अच्छी बात है। ओनली लिखा है दीपक वर्मा, इट इज ओनली, ओनली मींस सिर्फ seismic wave से होता है क्या सबका कंपोजिशन चेक? नहीं भाई ऐसा नहीं है, खाली seismic wave में चाहिए सबका कंपोजिशन क्या होता है, बहुत सारे तरीके हमने पढ़े हैं, ठीक है। चलिए गुड, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया कि हमें हाँ समझ में आता है, क्लियर है चीजें, हमने समझ ली सारी की सारी। तो ठीक है गाइस, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हम अलग-अलग लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने कल जो लेयर्स के बारे में बात की थी, उन लेयर्स के बारे में आज हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या-क्या अलग-अलग लेयर्स हैं, अलग-अलग सेक्शंस हैं। ओके, तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, तीनों लेयर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो कि हमने कल समझा था, कल हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा था। आज हम उस रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्रस्ट। कि क्रस्ट जो है अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो क्रस्ट की बात करेंगे, ये अर्थ की अपर मोस्ट लेयर, इट इज द अर्थ अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर। और ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं
ये हम करें रिसेंट व्यूज के अकॉर्डिंग, रिसेंट फाइंडिंग्स, लेटेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे हम ये चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। तो अर्थ की जो अपरमोस्ट लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट जो अपरमोस्ट लेयर है अर्थ की, तो अगर हम जब क्रस्ट को देखते हैं तो सबसे ऊपर लेयर नजर आती है, और वो लेयर कैसी है, सॉलिड है अपने आप में, ठीक है। तो जो क्रस्ट है उसको हम बोल सकते हैं कि सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर, ठीक है। क्रस्ट जो है वो सॉलिड है, और क्रस्ट भी अलग अलग टाइप की है। तो अगर हम क्रस्ट के बारे में बात करते हैं तो क्रस्ट हमें दो टाइप की मिलती है। क्रस्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो क्रस्ट जो है वो दो टाइप की है, एक तो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हमने देखा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी होती है, और एक है क्रस्ट की फॉर्म ओशन क्रस्ट, ओशन क्रस्ट। तो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी जो एवरेज थिकनेस है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिकर होती है, ओशन क्रस्ट थिनर होती है, लेकिन डेंस होती है ओशन क्रस्ट। तो एवरेज थिकनेस के बारे में बात करेंगे तो लगभग 30 किलोमीटर हमको एवरेज थिकनेस मिलेगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम्स पर सीसी। जबकि अगर ओशन क्रस्ट में बात करेंगे तो जो थिकनेस है ओशन क्रस्ट की एवरेज थिकनेस जो है ऑन एन एवरेज तो ये 5 किलोमीटर के अराउंड मिलती है, 5 किलोमीटर। तो डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो डेंसिटी इज अराउंड 3 ग्राम्स पर सीसी, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों ओशन क्रस्ट डेंस होती है, क्योंकि जो डिपॉजिट्स होते हैं ओशन से वो क्रस्ट में जाके डिपॉजिट होते हैं, और ये वाली जो है थिनर होती है ये थिकर है। तो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर, थिकर थिकर क्रस्ट बोलेंगे, और इसको अगर बात करेंगे तो इसको बोलेंगे थिनर, थिनर। तो क्योंकि इसमें ओशन क्रस्ट में ओशन से काफी डिपॉजिट्स क्रस्ट के अंदर जाते हैं, तो इस वजह से क्रस्ट जो है क्या हो जाती है, क्रस्ट थिन जरूर है लेकिन डेंस है, काफी डेंस है अगर बात करेंगे ओशन क्रस्ट। तो अगर बात करेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जो कंपोजिशन है, तो जो आप देखेंगे इसके अंदर तो मेजर जो एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं, उनको एलिमेंट को हम फेल्सिक एलिमेंट्स बोलते हैं। और एक तरीके से आप देखेंगे ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर अगर मैं कंपोजिशन में झांक के देखूं तो इसके अंदर सोडियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, सिलिकेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सोप्स से आप याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल मतलब सोप्स, SOAPS, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम पोटेशियम, ठीक है। ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम बोलते हैं फेल्सिक, फेल्सिक, ठीक है। और ऐसे ही अगर बात करेंगे ओशन क्रस्ट की तो इसमें क्या कंपोजिशन मिलेगा, इसको बोलते हैं मैफिक, मैफिक, मैफिक का मतलब क्या है, उसमें मैग्नीशियम आयरन, मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट्स, मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट्स, और इसमें इसमें सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। अगर ओशन क्रस्ट के बारे में बात करेंगे तो जो ओशन क्रस्ट है और ऐसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन दोनों में देखें तो कौन से मेजर रॉक फॉर्मेशन या कौन से मेजर टाइप के कंपोजिशन जो एलिमेंट्स मिलते हैं, तो जब किसी ने मुझसे पूछा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या मिलेगा तो मैंने बोला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइट मिल जाएगा, ग्रेनाइटिक रॉक्स। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेसाल्टिक रॉक्स, ये सब टाइप्स हैं रॉक्स के, रॉक फॉर्मेशंस के। यहाँ पे बेसाल्टिक, यहाँ पे ग्रेनाइटिक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइटिक और वहाँ पे बेसाल्टिक, बेसाल्टिक या फिर ग्रेनाइटिक। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशन क्रस्ट टिक अगर देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी थिक होती है, ओशन क्रस्ट काफी थिन होती है। तो हमने बात कल भी चर्चा करी थी, कल भी इस बात को हमने देखा था, डिस्कस किया था। तो अगर मैं आज इस बात को दोबारा से दोहराऊं, ठीक, कुछ तरीके से हमने देखा था। तो दिस इज द ओशन, so this is the thickness of, this is continental crust and this is the thickness of what, ocean crust, ocean crust continental crust। ये मैं कल समझा दोनों, continental and ocean crust, बेसाल्ट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब क्या अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं, और रॉक फॉर्मेशन आपको कहां मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और किसमें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और ओशन क्रस्ट में। थोड़ा कंपोजिशन डिफरेंट है बट ऐसा नहीं होगा कि क्रस्ट का बिल्कुल चेंज हो जाएगा, डेंसिटी बदल जाएगा, नहीं। ओवरऑल दोनों की डेंसिटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2.7 है, ये कितना है 3 ग्राम पर सीसी। तो ओवरऑल अगर देखेंगे, अगर हम ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं यहाँ पे कि क्रस्ट का ओवरऑल कंपोजिशन कितना है, तो देखिए क्रस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्रस्ट पूरे अर्थ का अगर मैं देखूं, पूरे अर्थ का तो 0.5% से लेकर के 1% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। वॉल्यूम देखेंगे तो 0.5% से लेकर 1% तक, और अगर इसी में मास देखेंगे अगर तो मास ऑक्यूपाई करती है लगभग 1%, 1% ऑफ अर्थ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम देखेंगे तो 1%, 0.5%, और अगर मास देखेंगे तो 1% ऑफ द अर्थ, पूरे क्रस्ट को अगर देखेंगे तो। ओके, तो जल्दी नोट कर लीजिए। तो पुराने व्यूज हमने देखे थे, पुराने व्यूज क्या थे कि सियाल होगा, सीमा होगा, सियाल सबसे ऊपर होगा, मतलब क्रस्ट के नीचे सियाल 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, फिर सीमा और फिर नाइफ। तो वो फाइंडिंग्स अभी नहीं है, अभी फिलहाल उस समय व्यू दिया कि हाँ 3 लेयर्स हैं, ऊपर सिलिकॉन एल्यूमिनियम है, नीचे उसके बाद हम देखेंगे तो सिलिकॉन मैग्नीशियम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्रस्ट में आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, क्रस्ट में आपको सिलिकॉन मिल जाएगा। ओके गाइस, तो नोटेड अंजलि, आप क्लास में ध्यान दीजिए, अंजलि तंवर कमेंट्स मत करिए बार-बार, क्लास में ध्यान दीजिए। तो ये हमने कुछ बात करी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज मेंटल। मेंटल, तो देखिए मेंटल के बारे में बात करें तो जो क्रस्ट की नीचे वाली लेयर है उसे मेंटल बोलते हैं। तो लेयर बिलो द क्रस्ट इज मेंटल, लेयर बिलो द क्रस्ट, जो क्रस्ट के बिलो लेयर है उसी को मेंटल बोलते हैं, ठीक है। और अगर मेंटल के बारे में बात करें, कंपोजिशन के बारे में, तो जो मेंटल है ना, मेंटल ऑक्यूपाइज 83% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम का 83% मेंटल ऑक्यूपाई करता है, लेकिन डेंसिटी डिफरेंट है, मेंटल की डेंसिटी कम है कोर से और ज्यादा है क्रस्ट से, तो इट ऑक्यूपाइज 67% ऑफ द मास, मास का 67% ऑक्यूपाई करता है, 67% ऑफ द मास, 83% ऑफ द वॉल्यूम, मास का 67% और वॉल्यूम का 83%, ठीक है, मेंटल हो गया। और मेंटल की बात करें तो जो भी क्रस्ट है प्लस जो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल है उसको हमने लिथोस्फीयर बोला था। तो जो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल है और क्रस्ट है, यानी कि अराउंड 10 किलोमीटर से लेकर के और 10 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट हो गया और बाकी का अपर मेंटल हो गया। इस पोर्शन को हमने बोला था लिथोस्फीयर, इस पोर्शन को हमने क्या बोला था, लिथोस्फीयर, इस पोर्शन को हमने कल क्या बोला था, लिथोस्फीयर, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो
लिथोस्फीयर कंप्राइज ऑफ क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, क्रस्ट भी और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। अगर मेंटल में जाकर के चेक करें डेंसिटी ऑफ द मेंटल, मेंटल की जो डेंसिटी है वो कैसी है? देखिए मेंटल हमारे पास दो तरह के, अपर मेंटल है और एक लोअर मेंटल है। तो डेंसिटी अलग अलग है मेंटल्स की, तो एक अपर मेंटल है और उसके नीचे लोअर मेंटल है, यानी कि एस्टिनोस्फीयर वाला पोर्शन। ठीक है, तो अपर मेंटल की जो डेंसिटी है, अपर मेंटल की जो डेंसिटी है दैट विल बी 2.9 जो हमने देखा था उससे लेकर के लगभग अगर मान के चले, देखिए दो पोर्शन है मेंटल के। अब दो पोर्शन का मतलब क्या है कि जैसे मेंटल नीचे जा रहा है डेंसिटी तो बढ़ रही है, अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो एक बात पक्की है कि डेंसिटी जो है वो चेंज भी हुई है। तो डेंसिटी चेंज हुई है तो कितनी चेंज हुई है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2.9 से 3.3 ग्राम्स पर सीसी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 से अराउंड 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेंटल की लोअर मेंटल और अपर मेंटल। क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी बदल क्यों है? क्योंकि डेंसिटी चेंजेस एज डेप्थ इंक्रीजेस, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। जैसे नीचे जाएंगे तले में जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी भाई? क्योंकि सीस्मिक वेव्स की वेलोसिटी बढ़ रही थी, हैवी एलिमेंट्स नीचे की तरफ है, लाइट कहां है? ऊपर की तरफ है। एज डेप्थ इंक्रीजेस डेंसिटी राइजेस, एज डेप्थ इंक्रीजेस डेंसिटी क्या करती है? राइज करती है। डेंसिटी क्या करती है? बढ़ती है। कैसे पता लगा? साइक्लिक वेव्स, साइक्लिक वेव्स कैसे पता लगा? साइक्लिक वेव्स की जो वेलोसिटी थी वो क्या कर रही थी? वो इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, अब मेंटल में एक फिनोमेना हमको और देखने को मिला। ठीक है, मेंटल के अंदर हमको एक फिनोमेना और देखने को मिला जिसका नाम था सर्कुलेशन ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स। सर्कुलेशन ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स, कन्वेक्शन करेंट्स का सर्कुलेशन मेंटल के अंदर। तो मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करेंट्स का सर्कुलेशन क्या होता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे अलग अलग लेयर्स की, तो देखिए अगर ये हमारे पास लेयर्स हैं, दिस इज इनर कोर, दिस इज आउटर कोर, और ये जो सेक्शन है ये आपका मेंटल है, ये जो सेक्शन है ये आपका मेंटल। तो इसमें सर्कुलेशन कैसे होती है ये हमें समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मेंटल के अंदर चले जाते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा, मेंटल जो है वो क्रस्ट के नीचे होती है। क्रस्ट और अपर मेंटल को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। तो जो पोर्शन लिथोस्फीयर के नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टिनोस्फीयर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिर एक और टर्म आती है जिसका नाम होता है एस्टिनोस्फीयर। एस्टिनोस्फीयर, तो ये क्या है? मेंटल का पोर्शन लिथोस्फीयर के नीचे वाला पोर्शन ऑफ मेंटल बिलो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के नीचे वाला मेंटल का पोर्शन लिथोस्फीयर के नीचे वाला। ठीक है, तो मतलब अगर ये मेंटल है और ये आपका पोर्शन जो है, ठीक है, तो ये अगर आपका पोर्शन है लिथोस्फीयर का, तो अगर ये आपका लिथोस्फीयर एल मतलब लिथोस्फीयर, तो जो एस्टिनोस्फीयर होगा वो कहां होगा? नीचे होगा। ठीक है, जस्ट लिथोस्फीयर के नीचे क्या होगा? एस्टिनोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्रस्ट भी होगा, मेंटल भी होगा। बात हमने कल देखी थी डायग्राम की हेल्प से। तो बोलते हैं कि ज्योग्राफर्स की जो लिथोस्फीयर है वो फ्लोट करता है एस्टिनोस्फीयर पे। ये लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर? एस्टिनोस्फीयर। क्योंकि एस्टिनोस्फीयर कैसा है? मोल्टन पानी जैसा। तो लगता है बोट चल रही है, जो चलने वाली बोट है वो क्या है? वो लिथोस्फीयर है, और उसके नीचे क्या है? एस्टिनोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन एस्टिनोस्फीयर, एस्टिनोस्फीयर। अब ये कन्वेक्टिव करंट सर्कुलेशन क्या होता है ये हमको देखना है। व्हाट इज कन्वेक्टिव करंट सर्कुलेशन वो देखते हैं अभी। मैफिक मींस उसमें मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है। ठीक है, सिलिकेट्स हैं। ठीक है, तो मैफिक फेल्सिक जिसमें आयरन है, सिलिकेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम। ठीक है, एस्टिनोस्फीयर लिक्विड नहीं होता। एस्टिनोस्फीयर इज व्हाट? एस्टिनोस्फीयर को आप लिक्विड नहीं बोलते, आप बोलते हैं उसको सेमी सॉलिड, नॉट सॉलिड। तो क्या हो जाएगा? सेमी मोल्टन, सेमी मोल्टन हो जाएगा। लिक्विड नहीं होता। देखिए लिक्विड तो बहुत ही पानी जैसा हो गया ना, हम उसे मोल्टन बोलते हैं। लिक्विड ना बोल के हम उसे मोल्टन बोलते हैं। तो ओके, तो मैं आपको कनेक्टिव सर्कुलेशन दिखा देता हूं मेंटल में, फिर हम लोग जरा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमारी अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं मेंटल की लेयर है और ये हमारी कोर की लेयर्स है। ठीक है, तो ये इनर कोर है, आउटर कोर है, और मान लेते हैं ये वाला मेंटल है और ऊपर क्रस्ट है। ये सेक्शन मान लेते हैं हमारा क्रस्ट है, दिस सेक्शन इज मेंटल, दिस सेक्शन इज मेंटल एंड दिस सेक्शन इज इनर कोर, दिस सेक्शन इज आउटर कोर। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, मेंटल के अंदर हमें जाना पड़ेगा, झांक के देखना पड़ेगा असल में हो क्या है, और फिर हम समझ पाएंगे कन्वेक्टिव सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं मेंटल के अंदर समझते हैं। हम देखते हैं कि जो कोर सेक्शन है आउटर कोर, ये आउटर कोर जो है ये मॉडर्न है। तो ये आउटर कोर वाला सेक्शन जो मॉडर्न है ये काफी हीटेड अप है, ये काफी हॉट है, हॉट है और ये काफी ज्यादा हाई टेंपरेचर है। ये हॉट है और ये काफी ज्यादा गर्म है। हॉट मतलब हाई टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर। और कोई भी जो हाई टेंपरेचर वाली बॉडी होती है वो लो टेंपरेचर वाली बॉडी में क्या करती है? हीट ट्रांसफर करती है। ठीक है, और जो मेंटल है, मेंटल की बात करेंगे तो मेंटल जो है वो लो टेंपरेचर है। मेंटल के बारे में अगर बात करते हैं तो जो मेंटल है ये जो दिखा रहा हूं यहाँ पे, दिस इज लो टेंपरेचर। ठीक है, तो मेंटल लो टेंपरेचर है, ये हाई टेंपरेचर। तो क्या होगा, ये जो कोर है ये हाई टेंपरेचर जो बॉडी यहाँ से हीट जाएगी मेंटल की तरफ, यहाँ से हीट जाएगी मेंटल की तरफ। हीट फ्लो करती है, हीट को क्यों बोलते हैं? मेंटल की तरफ हीट जाएगी। तो जो नीचे वाला पोर्शन है मेंटल का वो बहुत गर्म हो जाता है। मेंटल का जो लोअर पोर्शन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो दैट मेंटल पोर्शन बिकम्स वेरी वेरी हॉट, बिकम्स वेरी वेरी हॉट। तो दिस पोर्शन बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, कोर बहुत गर्म होती है। ठीक है, कोर बहुत गर्म है, कोर आउटर कोर बहुत ज्यादा मॉल्टन है, उससे हीट ट्रांसफर होती है मेंटल पे। ठीक है, और अगर बात करते हैं क्रस्ट की, तो क्रस्ट जो है वो कंपैरेटिवली ठंडी है, कूलर है। तो जो मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन है जिसे मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, जो मेंटल का ये वाला पोर्शन है जिसे मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, ये ठंडा होता है। दिस पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कूलर। तो बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर दिस इज हॉट मेंटल, दिस पोर्शन इज द हॉट मेंटल। ये गर्म पोर्शन है मेंटल का, क्योंकि कोर से हीट ट्रांसफर हो रहा है। ये मेंटल है, मेंटल के ऊपर कोर से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हिस्सा कोर का बहुत गर्म हो जाता है, वेरी हॉट। ये वाला ये जो हिस्सा है कोर का जहां मेंटल इसके बगल में है, मेंटल जो पड़ोसी है कोर का, वो क्या हो जाता है? गर्म मेंटल। ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है जो क्रस्ट के बगल में, क्रस्ट ठंडी है, तो उससे क्या हो जाता है? ठंडा मेंटल। तो वो हो जाता है कोल्ड मेंटल, कूलर मेंटल, रिलेटिवली कूलर। रिलेटिवली कूलर मतलब इतना ठंडा नहीं, मतलब जैसे ठंडा नहीं, लेकिन गर्म वाले के कंपैरिजन में ठंडा, गर्म वाले के कंपैरिजन में ठंडा। ठीक है, गर्म वाले के कंपैरिजन में ठंडा। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? इससे इससे क्या होगा? इससे क्या होगा ये चीज समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे सेक्शन को उतार के अपने पास ले आते हैं यहाँ पे। जब इस पूरे सेक्शन को हम एनालाइज करके देखेंगे तब हमको पता लगेगा कि सेक्शन के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस सेक्शन के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है, ये देखते हैं।
तो अगर सेक्शन में देखें हम ये चल क्या है, तो इसको पूरा हम जूम करके यहाँ पे उतार लें, तो देखिए यहाँ पे जो ये सारा मेंटली हॉट है, ठीक है, दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड। जो हॉट होता है वो हल्का हो जाता है, लाइट। हॉट मींस लो डेंसिटी, ये सीखा पहले पुरानी क्लास में, हॉट एयर ऊपर जाती है, ठीक है, और कोई भी चीज गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी, और जब हल्की होगी तो क्या होगी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो जो चीज गर्म होती है, हॉट होती है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल से दूर भागते हैं तो एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होती है जगह बनाती है, और वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। तो जो भी हॉट मेंटल है, ठीक है, वो हो जाएगा लाइट, ठीक है, हल्का हो जाएगा, उसकी डेंसिटी क्योंकि कम हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। मतलब किसी ने मुझसे पूछा कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में क्या फर्क है, तो मैं बोलूंगा जो हॉट मेंटल है, जो हॉट मेंटल है, हॉट मेंटल जो गर्म होता है, गर्म मेंटल क्या करता है, गर्म कोई भी गर्म चीज, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर भागते हैं, ठीक है। हॉट मेंटल एक्सपैंड्स, इट एक्सपैंड्स। क्यों एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि जो हीट है, हीट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देती है, हीट गिव्स एनर्जी टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हीट एनर्जी देती है मॉलिक्यूल्स को, और मॉलिक्यूल हो जाते हैं मस्ती में, एक्साइटेड, तो मॉलिक्यूल दूर भागते हैं, जब वो दूर भागेंगे तो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, हीट गिव्स एनर्जी टू मॉलिक्यूल्स, राइट, और मॉलिक्यूल्स रन्स अवे, मॉलिक्यूल्स रन अवे। उससे अल्टीमेटली होता क्या है, एक्सपेंशन। उससे अल्टीमेटली होता क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, साइज इंक्रीज, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, साइज इंक्रीज। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीज। हॉट मेटल, हॉट मेटल मतलब गर्म, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी बहुत मिलेगी, एनर्जी बहुत मिलेगी तो क्या होगा, एक्सपैंड होंगे, बहुत ज्यादा एक्सपैंड होंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। लेकिन मास तो उतना ही है ना, अगर मास उतना है तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो ये हमने सीखा है, एक कंपैरिजन, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है और मास क्या है, कांस्टेंट, तो डेंसिटी हो जाती है कम। न्यूमरेटर वही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, एक बार ऐसे देख लेते हैं, डेंसिटी एक बार थी 1/4, दूसरी बार न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो डेंसिटी हो गई 1/5, तो 1/4 हो जाएगा 0.25, 1/5 हो जाएगा 0.2। तो मतलब अगर अगर 1 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये बढ़ता जा रहा है, तो डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो सिंपल सा फंडा है, डेंसिटी वो कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगी। तो डेंसिटी कम होती है ना किसी भी बॉडी की, तो वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम के बढ़ने से क्या हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी क्या हो रही है, कम। अगर डेंसिटी कम हो रही है तो अगर हम देखें वॉल्यूम के बढ़ने से हॉट बॉडी की, तो वो लाइट हो रहा है, इट इज बिकमिंग लाइटर, लाइटर। तो हॉट मेटल बिकम्स लाइटर, हल्का हो जाता है। हॉट मेटल क्या हो जाता है, हल्का। अगर हॉट मेटल हल्का हो गया तो फिर हॉट मेटल क्या करेगा, ऊपर जाने का ट्राई करेगा। हॉट मेटल बिकम्स लाइटर, ट्राई, इट विल ट्राई टू गो अप। हॉट मेटल विल ट्राई टू गो अप, हॉट मेटल क्या करेगा, ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे यही होता है कि जो हॉट मेटल है नीचे की तरफ, ये जो हॉट मेटल है यहाँ पे, ये जो हॉट मेटल है, ठीक है, ये जो हॉट मेटल है नीचे कोर के पास, दिस विल ट्राई टू गो अप, इट विल ट्राई टू गो, तो हॉट मेटल के ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हॉट मेटल ऊपर की तरफ भागना शुरू होगा। और ऊपर कोल्ड मेटल भी है, कोल्ड मेटल जो है वो नीचे आना शुरू होगा। तो एक तरफ से जो कोल्ड मेटल है, ठंडा जो मेटल होगा, वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। कोल्ड मेटल भी हैवी हो जाता है, कोल्ड मेटल क्योंकि क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। क्यों हैवी होता है देख लेते हैं, अभी प्रूव कर देंगे 2 मिनट में। हॉट मेटल ने प्रूव कर दिया, कोल्ड मेटल का ये जरा ठंडा जो है ऊपर क्रस्ट के पास, जो कोल्ड मेटल है, कोल्ड मेटल का मतलब क्या है, लो टेंपरेचर, लो टेंपरेचर। कोल्ड का मतलब क्या है, कम टेंपरेचर, कम तापमान। अगर ठंडा होगा तो गर्म में मॉलिक्यूल एक्सपैंड कर देते हैं, ठंडे में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोज पैक हो जाएंगे, क्लोज पैक, मॉलिक्यूल्स विल बी क्लोज पैक, मॉलिक्यूल विल बी क्लोज पैक। क्लोज पैक का मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है, ठीक है, जो कोल्ड मेटल है, क्लोज पैक का मतलब है विल बी श्रिंक, श्रिंक, कोल्ड मेटल श्रिंक करता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम में कम होना, वॉल्यूम में कमी होना, वॉल्यूम में कमी। अगर वॉल्यूम कम होगी, अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। क्यों बढ़ेगी, डेंसिटी कम हुई है, वॉल्यूम बढ़ेगी, क्योंकि मास कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट। यहाँ भी डेंसिटी बढ़ी हम लेते हैं, मास कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, हैवी, यहाँ लाइट हो रहा था, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, हैवी, भारी। तो कोल्ड मेटल क्या होता है, भारी, और कोई भी जो भारी चीज होती है क्या करती है, नीचे की तरफ आना। तो कोल्ड मेटल टेंपरेचर कम, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि एनर्जी कम होगी उनके अंदर, श्रिंक करेंगे, चिपकने मतलब श्रिंक, साइज कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो हैवी हो जाएगा। हैवी कोई भी चीज होती है, इट ट्राइज टू गो डाउन, इट ट्राइज टू गो डाउन, ठीक है। तो जो कोल्ड चीज होगी वो नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो क्या होता है कि जो भी हैवी होंगे कोल्ड मेटल, वो नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा और ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा लाइट। तो जो लाइट वाला है, लाइट हॉट गोज अप, जो लाइट हॉट है ऊपर जाता है, कोल्ड हैवी गोज डाउन। यहाँ पे देखेंगे, कोल्ड हैवी गोज डाउन, वो नीचे की तरफ जाता है। तो कोल्ड हैवी गोज डाउन, लाइट हैवी, लाइट हॉट गोज अप। लाइट हॉट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर कुछ लेफ्ट में जाएगा यहाँ पे, और कुछ राइट में जाएगा, और कुछ ठंडा हो चुका होगा, ऊपर ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब ऊपर कोल्ड लेयर है रस्ट की, नीचे हॉट है। तो ये तरीके से कंप्लीट सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है। आप देखेंगे इट्स बिकम्स कंप्लीट सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, ये फिर से गर्म होगा, ये फिर से नीचे हीट आ रही है, नीचे से क्या हो रहा है, हीट आ रही है, क्यों, यहाँ से क्या हो रहा है, हीट आ रही है, क्यों। तो ये कंप्लीट सर्कुलेशन होती है, इसे बोलते हैं कन्वेक्टिव मेंटल सर्कुलेशन। इसी से याद रखना, हमारे चल के पढ़ेंगे वोल्केनिज्म में, इसी से क्या होता है, इसी से लावा भी क्रिएट होता है, मैग्मा क्रिएट होता है, फिर बाहर निकल के क्या बनता है, लावा। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव सर्कुलेशन, कन्वेक्टिव सर्कुलेशन, या फिर से बोल सकते हैं कन्वेक्शन करंट्स, कन्वेक्शन करंट्स। और ये कन्वेक्शन करंट्स क्यों जनरेट हुए, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेंपरेचर, ड्यू टू डिफरेंस इन टेंपरेचर, टेंपरेचर डिफरेंस की वजह से ये क्रिएट हुए। ये क्यों क्रिएट हुए, टेंपरेचर डिफरेंस की वजह से ये क्रिएट होते हैं, ठीक है। और इसी से हम रिलेट करेंगे आगे चल के कि क्यों कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुई, कैसे भूकंप आते हैं, कैसे वोल्केनो निकलता है, कैसे लावा आता है, कैसे मैग्मा बनता है, ये सब हम इसी से रिलेट करेंगे, बेसिक फंडामेंटल है आपका, ठीक है। तो सर्कुलेशन हो गया, तो इनको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स, कन्वेक्टिव करंट्स, कन्वेक्शन करंट्स। ये पर्टिकुलर थ्योरी हम देखेंगे किसने दी हमको आगे चल के, जैसे बेसिक है, ठीक है। इसे कन्वेक्शन करंट्स कहां हो रहा है, मेंटल पे हो रहा है। तो नीचे वाला मेंटल है, ऊपर की तरफ जा रहा है लाइट हॉट, ठीक है, एंड जो भारी वाला है वो नीचे आ रहा है, पूरा सर्कुलेशन सेल बनता है, और ये भी सेल बनता है, और यही सेल रिस्पांसिबल होता है जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स होंगी। इसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के कुछ समय बाद। यहाँ पे ऊपर क्या होंगी, कॉन्टिनेंट्स, प्लेट्स, जैसे आगे चल के टेक्टोनिक प्लेट्स बोलेंगे। इन्हीं कॉन्टिनेंट्स को ये बाहर की तरफ खींचेगा, और उससे कॉन्टिनेंट्स टूटेंगे और लावा निकलेगा, सिंपल, ठीक है। इन्हीं कॉन्टिनेंट्स को ये बाहर की तरफ खींचेगा, आगे चल के हम समझेंगे, ये बाहर की तरफ खींचेगा, ठीक है, और जब बाहर की तरफ खींचेगा तो कॉन्टिनेंट्स क्रैक होंगी, ठीक है, क्रैक होंगी और लावा निकल जाएगा, ये चीज हम समझेंगे।
कंडक्शन करंट जो है वो अंदर चल रहे हैं। तो मेंटल में क्या होता है, हीट आती है तो नीचे वाला मेंटल गर्म, ऊपर वाला मेंटल ठंडा, क्योंकि ऊपर क्या है, क्रस्ट है, क्रस्ट में से हीट नहीं आती, क्रस्ट तो पहले हीट खींचता है, नीचे को हीट देता है। तो मेंटल जो है अपने आप में अगर देखेंगे तो मेंटल जो है अपने आप में वो हीट को रोटेट करता है, उससे क्या होता है, उससे कंडक्शन करंट चलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए शाबाश, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए मेंटल के बारे में। ये जब हो जाएगा स्लाइड मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज मैं खत्म करना है क्रस्ट मेंटल कोर। देखिए बच्चों, आज बहुत सारे लोगों की चैट दिख रही है मुझे, तो आप लोग को समझ जाइए। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा समय दूंगा कि आप नोट करें, लेकिन अगर बाई चांस कुछ हो जाएगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि साथ साथ चीजें आपको मिल जाएंगी बाद में। ठीक है, चलिए अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने समझा क्या, हमने समझा कि जो भी मेंटल हॉट होगा, गर्म मेंटल, वो क्या करेगा, हॉट मतलब उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज्यादा ज्यादा एनर्जी मतलब एक्सपैंड करेंगे, साइज बड़ा होगा। जब साइज बड़ा होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और मास कांस्टेंट रहता है तो डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम मतलब वेट कम, हल्के। ठीक है, डेंस कम, तो एक्सपैंड जब करेंगे हीट एनर्जी मॉलिक्यूल को मिलेगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगा, कम डेंसिटी मतलब हल्का, हल्का मतलब नीचे जाने, नीचे से ऊपर आएगा, हल्का। भारी चीज नीचे गिरेगी ना, हल्की चीज बोली चलो तुम, भारी चीज बोली चलो हल्की ऊपर चलो। ठीक है, सिमिलरली जो कोल्ड मेंटल है वो भारी रहेगा, वो नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए कोल्ड मेंटल बीच में डायग्राम में देखा कि कोल्ड मेंटल जो है वो नीचे आ रहा है, कोल्ड इज गोइंग डाउन, कोल्ड इज गोइंग डाउन एंड लाइट इज गोइंग अप, लाइट इज गोइंग अप। ठीक है, चलिए ये डायग्राम पूरा करिए फटाफट से, फिर आगे वो एक्सप्लेनेशन नोट करिएगा। ओके, अभी नोट कर लीजिए फटाफट कि क्यों ये सब होता है, उसका रीजन जो मैंने लिख के समझाया, डायग्रामेटिकली लिख के फिर इसको हम ठीक है। तो गाइस ठीक है, ये हमने कुछ डिस्कशन किया कि अब हम बात कर देते हैं इसमें नेक्स्ट जो लेयर है उसके बारे में, और जो नेक्स्ट जो लेयर है यानी कि मेंटल के बाद तो थर्ड वन इज कोर, कोर के बारे में। तो कोर कहाँ है, बिलो मेंटल। ठीक है, थर्ड लेयर या लोअर मोस्ट लेयर, लोअर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। लोअर मोस्ट लेयर इज बिलो मेंटल, मेंटल के नीचे है कोर, इट इज द लोअर मोस्ट लेयर। अगर कोर की बात करेंगे, इसका अगर हम देखें कोर का परसेंटेज, तो इट कंप्राइजेस ऑफ 32% ऑफ टोटल मास ऑफ अर्थ। अर्थ की मास का 32% है एंड कंप्राइजेस ऑफ 16% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 32% ऑफ द मास एंड 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो पॉइंट है कि अगर ये है तो फिर कोर को अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें, डेंसिटी के बारे में बात करें, तो कोर के अंदर जो डेंसिटी चेंजेस हैं वहां ड्रास्टिक चेंजेस नजर आते हैं। 5.5 से नीचे जाते हैं तो कोर में 13.6 तक की हमको डेंसिटी मिलती है, मतलब 5.5 ग्राम पर सीसी से नीचे जाएंगे तो 13.6 ग्राम पर सीसी की डेंसिटी हमको मिलती है। कहां पे, कोर में। इतना डेंस क्यों है कोर, वो इतना डेंस क्यों है, कोर की डेंसिटी होने का रीजन है बिकॉज ऑफ द हेवी एलिमेंट्स। हाईएस्ट डेंसिटीज हमें कोर में ऑब्टेन होती है, हाईएस्ट डेंसिटीज आर ऑब्टेन्ड, हाईएस्ट डेंसिटीज आर ऑब्टेन्ड वेयर, है ना, कोर। लेकिन पॉइंट है हाईएस्ट डेंसिटीज हैं कोर में, तो क्यों होती हैं, ड्यू टू हाईएस्ट डेंसिटीज आर देयर बिकॉज ऑफ द हेवी एलिमेंट्स, बिकॉज ऑफ द हेवी एलिमेंट्स। ठीक है, एक तो हेवी एलिमेंट्स है और कोई ऐसी चीज भी है जो दबा के रखा हुआ है, जिसने सभी मॉलिक्यूल्स को दबा के रखा है, श्रिंक करके रखा है। वो क्या है, वो है प्रेशर। ठीक है, याद कीजिए प्रेशर हमें पता है लेयर बाय लेयर, प्रेशर ऑफ सुपर इनकम्बेंट लोड, ऊपर से लगने वाला लोड, सुपर इनकम्बेंट लोड। कैसे होता है, हमने देखा था कि अगर ये कोर है तो कोर के ऊपर बहुत सारी लेयर्स भी तो हैं, वो लेयर्स क्या करती होंगी, ऊपर से प्रेशर लगाती होंगी। ठीक है, अगर ये सेक्शन आपका कोर वाला सेक्शन है तो ऊपर से क्या लग रहा होगा, ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा, राइट। तो दिस इज प्रेशर फ्रॉम अबव, दिस इज द प्रेशर ऑफ लोड। लोड पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होता है, जो मैं समझा था, लोड पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। यस, बिल्कुल सही बोला आपने, प्रेशर है, प्रेशर के कारण। तो प्रेशर की वजह से बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सभी लोग, प्रेशर ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लोड और हेवी एलिमेंट्स, इनकी वजह से कोर क्या होती है, डेंसेस्ट, डेंस सबसे ज्यादा कोर होती है। ठीक है, डेंसेस्ट होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है कोर की। अब काफी ज्यादा डेंस है कोर, और अब ये होता क्या है, कोर के भी दो सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, बारे में बता दूं, फिर आप नोट करिएगा बाद में। तो कोर की अगर मैं बात करूं, ध्यान समझने के लिए पहले समझने में ध्यान दीजिए, नोट बंद करिएगा। कोर के दो सेक्शन है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। अब देखिए होता क्या है, अगर कोर के दो सेक्शन है, एक है इनर कोर और एक है आउटर कोर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आउटर कोर है और जो इनर कोर है, ठीक है, एक आउटर कोर है हमारे पास और इनर कोर है, दो कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है दिस इज इनर, और जो बाहर वाला है वो है आउटर। ठीक है, और जो इनर कोर है, दैट इनर कोर इज मॉल्टन, इनर कोर जो है वो है मॉल्टन। जो अगर सॉरी इनर कोर है सॉलिड, अगर हम बात करें आउटर कोर है मॉल्टन, आउटर कोर है मॉल्टन, मतलब ये जो वाला कोर है, ये जो आप देख रहे हैं आउटर कोर, ये है मॉल्टन और इनर कोर है सॉलिड। इनर कोर है सॉलिड, आउटर कोर है मॉल्टन। तो इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर है मॉल्टन, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर मॉल्टन है। ठीक है, तो एक सॉलिड है एक मॉल्टन, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, समझते हैं हम। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोर वाला सेक्शन है, कंप्लीट ये अर्थ है, इसमें कोर के दो सेक्शंस हैं, एक इनर एक आउटर। अब कंप्लीट अर्थ में क्या हो रहा है ना, ये जो कंप्लीट अर्थ का स्ट्रक्चर है, कंप्लीट अर्थ के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो कंप्लीट अर्थ के स्ट्रक्चर में जो आउटर वाला पार्ट है क्रस्ट, ये वाला पार्ट है मेंटल, ये वाला पार्ट है मेंटल,
और ये पार्ट अंदर वाला कोर। तो जो क्रस्ट और मेंटल होते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझेंगे, नोट करना छोड़ दीजिए। तो जो क्रस्ट और मेंटल है, कोर खाली पूरी वॉल्यूम का 16% है, इसका मतलब 84% पूरी वॉल्यूम ऊपर है, कोर पूरे मास का 32% है, इसका मतलब 68% मास ऊपर है। तो 68% मास है ऊपर से, वो क्या कर रहा है, वो कोर पे प्रेशर लगा रहा है, वो कोर पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। 68% जो मास है वो कोर पे प्रेशर लगा रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ प्रेशर एक्टिंग ऑन कोर। ठीक है, कोर पे प्रेशर एक्ट कर रहा है। क्यों एक्ट कर रहा है प्रेशर? ड्यू टू लोड ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल, ड्यू टू लोड ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल, अब क्रस्ट के लोड से और मेंटल के लोड से, जो ऊपर से लोड हो रहा है उसकी वजह से प्रेशर। अभी प्रेशर करता क्या है, ये प्रेशर ने क्या किया होगा कोर के साथ, समझिए बस, नोट करिए, समझिए। तो ये जो कोर वाला सेक्शन मैंने ड्रॉ किया आपके सामने, ये जो कोर वाला सेक्शन मैंने ड्रॉ किया आपके सामने, ठीक है, ये जो कोर है दोनों इनर और आउटर कोर, टोटल कोर लिख रहा हूं मैं इसको, टोटल कोर। तो जो टोटल कोर है, अगर इस टोटल कोर को देखें तो टोटल कोर पे जब ऊपर से प्रेशर लगता है, जब टोटल कोर पे ऊपर से प्रेशर लगता है पीपी हर तरफ से, तो प्रेशर क्या करता है, पूरे कोर को कंप्रेस करता है। वो प्रेशर पूरे कोर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो दिस प्रेशर इज ट्राइंग टू कंप्रेस द कोर, प्रेशर ट्राइंग टू कंप्रेस द कोर, ठीक है, प्रेशर इज ट्राइंग टू कंप्रेस द कोर। प्रेशर पूरा दबाव डाल रहा है उसके ऊपर, और इसके अंदर जो ओवरऑल एलिमेंट्स हैं, जो ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ सेंटर वाले पार्ट के अंदर हाईएस्ट टेंपरेचर्स है, सबसे सबसे ज्यादा टेंपरेचर इस पार्ट के अंदर, हाईएस्ट टेंपरेचर्स। जैसे नीचे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, हमने देखा था हार्ट के अंदर जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो टेंपरेचर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ज्यादा प्रेशर से टेंपरेचर बहुत ज्यादा है, रिडक्टिव एलिमेंट्स भी हैं, एक्रीशन भी हुआ था, और कोर भी बहुत गर्म हो गई थी जो बिग स्प्लैट इवेंट हुआ था, ये सारे कारण समझे थे, ठीक है। तो ये पूरा कोर पूरा कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है, जब कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है तो जो हाईएस्ट टेंपरेचर है ना, वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट टेंपरेचर है, हमारे अंदर टेंपरेचर बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर टेंपरेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है, तो हमको कायदे से मॉल्टन होना चाहिए, ठीक है। तो जो इनर कोर्स है, बिल्कुल नोट करना, बस सुनिए समझिए। तो जो इनर कोर है उसके अंदर टेंपरेचर बहुत ज्यादा है, टेंपरेचर अगर मैं इनर कोर में देखूंगा तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेंपरेचर मिलते हैं इनर कोर के अंदर, 5000 डिग्री सेल्सियस के टेंपरेचर मिलते हैं इनर कोर के अंदर। अगर इतना गर्म टेंपरेचर है तो इन्होंने बोला कि इनर कोर तुमको कायदे से मेल्ट कर जाना चाहिए, यू शुड हैव बीन मेल्टेड। लेकिन इनर कोर ने कहा कि मैं चाहता हूं मेल्ट होना, मैं चाहता हूं मेल्ट होना, अगर मैं मेल्ट होता हूं तो मेल्टिंग मतलब क्या होगा, सॉलिड से मेल्टिंग करना, मॉल्टन बनना, तो मुझे फैलना पड़ेगा ना, जैसे मॉल्टन होगा सॉलिड से मॉल्टन, तो थोड़ा वॉल्यूम लूंगा मैं, मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम की जगह मिलनी चाहिए, मुझे बहना है तो मुझे थोड़ी जगह तो मिल लीजिए, लेकिन मेरे पास जगह कहां से आएगी, मुझे तो प्रेशर लगाया जा रहा है चारों तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है, मेरे पास जगह ही नहीं है। तो इनर कोर इतने ज्यादा टेंपरेचर में, एट दिस टेंपरेचर आइडियली इट मस्ट मेल्ट, आइडियली इसको क्या करना चाहिए था, मेल्ट करना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर तो भयंकर प्रेशर है, दबा रखा है इसको ऊपर से, पूरा दबा रखा है, वो तो मेल्ट होकर दिखाओ। इनर कोर जैसे मेल्ट होना शुरू किया, इसने क्या किया, दबा दिया, तो इनर कोर को मौका ही नहीं मिल रहा मेल्ट होने का, क्योंकि जब मेल्टन जो होता है, जो मोल्ट मतलब मेल्ट करता है तो मोल्टन बनता है, तो स्पेस चाहिए, स्पेस तो जैसे स्पेस दबा दिया, तो हमेशा से प्रेशर क्या बोल रहा है, आप सॉलिड ही रहोगे। हाँ, तो इससे बोलते हैं कि जो प्रेशर है ना, इसने इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दिया, मेल्ट होने ही नहीं दे रहे, क्योंकि जैसे वो मेल्ट होने की कोशिश करते दबा देते हैं, मेल्ट हो देंगे आपको सॉलिड बन के रहेगा, दबा के रखेंगे, जैसे बर्फ का गोला, बर्फ का गोला देखा है, तो बर्फ होती है, तो जैसे ही बर्फ मेल्ट होती है उसको दबा दो, उसको ग्लास में भर देता है गोले वाला बर्फ के गोले को, तो वो क्या करता है, दबा देता है और पिघलेगा और दबा देगा, तो लाइक दैट इट डजंट अलाउ इट टू बी मेल्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आइडियली इट मस्ट मेल्ट, बट ड्यू टू हाई प्रेशर्स, ड्यू टू हाई प्रेशर्स इट डजंट मेल्ट, it does not melt as pressure increases, pressure increases the melting point, pressure increases the melting point, या फिर बोल सकते हैं pressure doesn't allow it to melt, pressure increases the melting point और pressure doesn't allow to melt, pressure does not, pressure increase the melting point और pressure does not allow, pressure does not allow to मेल्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ, दोबारा समझिए कि कोर के ऊपर प्रेशर लग रहा है बहुत ज्यादा, आउटर कोर फिर भी सस्टेन कर जा रही है मेल्ट होना, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर मेंटल है, तो मेंटल उसको कह रहा है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, ये ऊपर से मेंटल बोल रहा है मैं समझ सकता हूँ कोर, अगर थोड़ा मैं तुमसे ठंडा हूँ तो मेरी वजह से तुम जगह लो थोड़ी सी मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनर कोर की कौन सुनेगा, इनर कोर तो भयंकर सबके सब उसके ऊपर बैठे हुए हैं, क्रस्ट, लिथोस्फीयर, एसिनोस्फीयर, लोअर मेंटल, आउटर कोर सब बैठे हो दबा रहे हैं, बोले तुम होके दिखाओ मेल्ट, दैट इज वाइट इज सॉलिड, दैट इज वाइट इज सॉलिड। तो क्या होता है, हर तरफ से दबा रहे हैं, इनर कोर का टेंपरेचर 5000 है, आइडियली उसको मेल्ट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं पाती बिकॉज़ ऑफ हाई प्रेशर, सुपर इनकम्बेंट मींस ऊपर से, ठीक है ठीक है, अब आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए कोर के बारे में। इसीलिए जो है इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर मॉल्टन है। प्रेशर से हीट जरूर बढ़ती है, प्रेशर से हीट जरूर बढ़ती है, लेकिन प्रेशर से हीट बढ़ती है मेल्ट होने के लिए, फेस चेंज होने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, फेस चेंज रिक्वायर्स स्पेस बट प्रेशर डजंट गिव स्पेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू सेमी सॉलिड, सॉलिड टू सेमी सॉलिड और मॉल्टन, सेमी सॉलिड, फेस चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, इट रिक्वायर्स स्पेस, क्या चाहिए उसको, जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, लेकिन स्पेस तो मैं देख कौन रहा है, प्रेशर बोलेगा 1 इंच जगह नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, बट हाई प्रेशर गिव्स नो स्पेस, हाई प्रेशर गिव्स नो स्पेस। कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए सारा, ठीक है। जब भी फर्स्ट स्लाइड हो जाएगा तो मुझे बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, अभी वाला स्लाइड नोट कीजिए, डायग्राम वाला।
आउटर कोर में फिर भी मेंटल स्पेस देता है, इसलिए वो मेंटल में जा पाता है, इसलिए आउटर कोर में पिघलने की कुछ जगह मिल जाती है, इसलिए आउटर कोर क्या है, मॉडर्न। इनर कोर सॉलिड की जगह नहीं मिलती उसको, आउटर कोर तो अपनी जगह बना रहा है ना, तो इस वजह से आउटर कोर फिर भी सेमी मॉडर्न है या सेमी सॉलिड, लेकिन जो इनर कोर है वो तो भाई बिल्कुल ही नहीं है, जगह ही नहीं मिल रही। मॉडर्न मतलब पिघला हुआ, प्रत्यक्ष सिंह। ओके नहीं फर्क पड़ता, मेटल माइनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। ओके गाइस, तो ये हमने डिस्कस किया क्रस्ट मेटल कोर में। अब हम कुछ बातें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अलग अलग टाइप के एनालिसिस पे देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अभी तक, तो उनको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पूरी कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी एनालिसिस का। जो भी हमने समझा अभी तक डेंसिटी में जो अंडरस्टैंडिंग की उसको एक बार क्रक्स बना के रख लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी एनालिसिस में हमने अभी तक क्या सीखा, क्या समझा हमने, ठीक है। चलिए अब छोड़ दीजिए, एक बार समझिए जरा कि क्या है, कैसी चीजें हमने अभी तक समझा। अब एनालिसिस वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने समझाया है उसी को मैं एक बार दोबारा से रिकैपिचुलेट कर रहा हूं ताकि हमने जो तक सारी चीजें डिटेल पढ़ी हैं उन चीजों को हम एक क्रक्स फॉर्म में समझ के रख लें, ठीक है। तो डेंसिटी एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करती है, एज द डेप्थ इंक्रीज, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है डेंसिटी के साथ क्या होता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है डेंसिटी के साथ क्या होता है, मतलब डेप्थ बढ़ने का मतलब क्या है, क्रस्ट से आप जाते हैं, क्रस्ट से आप जाते हैं जब मेंटल की तरफ, और मेंटल से फिर आप जाते हैं कोर की तरफ। तो उस जर्नी के दौरान अगर आप जाएंगे अंदर, ठीक है, तो बताइए आपको कैसा फील होगा डेंसिटीज के मद्देनजर रखते हुए, डेंसिटीज आपको क्या मिलेंगी, डेंसिटीज आपको इंक्रीज, बहुत सही बोला आप लोगों ने, तो डेंसिटी राइजेस कंटीन्यूअसली, कंटीन्यूअसली राइज करती है डेंसिटी, ठीक है। जैसे जैसे मूव ऊपर, जैसे जैसे नीचे जाते हैं डेंसिटी कंटीन्यूअसली राइज करती है, ठीक है। क्रस्ट डेंसिटी नीचे जाएंगे मेंटल में और बढ़ेगी, कोर में जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। तो डेंसिटी कंटीन्यूअसली राइज करती है। डेंसिटी राइज करने के रीजंस क्या है, क्यों डेंसिटी राइज करती है, तो सबसे पहला रीजन डेंस होने का, डेंस मतलब क्लोज पैक होने का। डेंसिटी मतलब क्या है कि क्लोज पैक सिस्टम होने का, ठीक है, एकदम एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए, वॉल्यूम कम से कम होने का, ठीक है। तो क्लोज पैक मतलब मिनिमम वॉल्यूम, ठीक है। और ये रीजंस क्या है कंटीन्यूअस राइज करने के, कोई बताएगा मुझे क्या रीजंस है। एक तो हेवी एलिमेंट्स इंक्रीजेस विद डेप्थ, हेवी एलिमेंट्स इंक्रीजेस विद डेप्थ, हेवी एलिमेंट डेप्थ के साथ बढ़ते हैं। दूसरा कारण बताएगा मुझे, एक तो हेवी एलिमेंट्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इंक्रीज प्रेशर, वेरी गुड, ठीक है। और दूसरी चीज है कि हेवी एलिमेंट्स बढ़ेंगे डेप्थ के साथ और एक प्रेशर बढ़ेगा डेप्थ के साथ, प्रेशर राइजेस विद डेप्थ, प्रेशर बढ़ेगा किसके साथ, डेप्थ के साथ। ये दो कारणों से क्या होता है, डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। ये तो होता है कारण। अब ये कारण को पता कैसे लगे, एविडेंसेस क्या थे डेंसिटी बढ़ने के, जो है एविडेंसेस क्या थे, क्या एविडेंसेस थे हमारे पास कि जिससे हमें बड़ी हुई डेंसिटी नजर आई। व्हाट वाज एविडेंसेस, एविडेंसेस क्या थे, साइस्मिक वेव्स, साइस्मिक वेव्स की मदद से हमने समझा कि डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि साइस्मिक वेव्स जैसे जैसे गहराई में जाती गई वैसे वैसे उनकी स्पीड क्या होती गई, बढ़ती चली गई, ठीक है। तो साइस्मिक वेव्स एज जैसे जैसे गहराई में जाती गई, एज डेप्थ इंक्रीज्ड देयर वेलोसिटी इंक्रीज्ड, जैसे जैसे साइस्मिक वेव गहराई में जाती गई उनकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, और बढ़ती वेलोसिटी जब भी है जब चीज कोई डेंस होगी अंदर, देयर वेलोसिटी इंक्रीज्ड। तो साइस्मिक वेव्स की जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ती ने क्या बताया कि डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये डेंसिटी का एनालिसिस है कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो डेंसिटी राइज करती है। रीजन भी पता है हमको, और हमको ये भी पता है कि जो हेवी एलिमेंट्स हैं वो नीचे की तरफ हैं। चलिए बच्चों, हो जाएगा तो जल्दी से बताइएगा मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये हमने बात करी डेंसिटी के एनालिसिस की कि डेंसिटी जो है वो कैसे बढ़ती है, क्या होता है। अब समझते हैं आगे कि अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के एनालिसिस का। अगली हम बात करेंगे टेम्परेचर एनालिसिस का। टेम्परेचर को एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं कि टेम्परेचर, हमें देखना है कि टेम्परेचर का क्या डेटा क्या बोलता है, मतलब टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है अंदर और क्यों वेरी कर रहा है, ये मेरा कंसर्न है। एनालिसिस का मतलब क्या है कि भाई कोई चीज कैसे बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, ये हमको पता होना चाहिए धरती के अंदर, ठीक है। तो अगर पॉइंट ये समझ में आए कि भाई ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, किसी का है क्या, पीछे वाला स्लाइड कोई रह गया है क्या, कोई किसी का रह गया है, जरा देखिए एक बार। ओके, तो ये कोर वाला स्लाइड हो गया था सभी का बच्चों, ये हो गया था सभी का कोर वाला स्लाइड, ये किसी का रह गया लास्ट स्लाइड, क्योंकि मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा, बता दीजिए जरा, ये हो गया है कोर वाला स्लाइड। ओके, कोर स्लाइड ये है ना, कोर की स्लाइड, ये कोर की स्लाइड, जल्दी नोट कर लीजिए आप, अगर रह गया हो तो।
हो गया सभी का, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर के एनालिसिस का। टेम्परेचर एनालिसिस क्या बोलता है? टेम्परेचर एनालिसिस बोलता है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, एज वी गो डाउन, ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, एज डेप्थ इंक्रीज, जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करती है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर रेट देखें तो एवरी 100 मीटर्स, हर 100 मीटर में, हर 100 मीटर में अगर टेम्परेचर राइज, जो जोग्राफर्स ने एनालाइज किया, हर 100 मीटर में जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री जो है वो इंक्रीज करता जा रहा था। टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर राइजेस 2 डिग्री टू 3 डिग्री, हर 100 मीटर पे टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री पे राइज कर जाता है। और जब कुछ ऐसे एरियाज को नोटिस किया गया जहां पे भूकंप आया था, जहां पे वोल्केनिज्म आया था, जब उन एरियाज को एनालिसिस किया गया, तो जब वोल्केनिज्म वाले रीजन्स का एनालिसिस किया गया, वोल्केनिक रीजन्स, वोल्केनिक रीजन्स, अर्थक्वेक E2 एरियाज, मतलब जहां अर्थक्वेक वोल्केनिज्म आए थे, जब उन एरियाज का एनालिसिस किया गया तो पाया गया, जब उन एरियाज का एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि 40 किलोमीटर की डेप्थ के आसपास, एट 40 किलोमीटर डेप्थ, जब इन वोल्केनिक रीजन्स को देखा, फॉर एग्जांपल इटली, जब वोल्केनोज बताते हैं, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस, ठीक है, ये सब जब देखे, इनको जब चेक किया, उनको जब चेक किया तो समझ में आया कि 40 किलोमीटर की डेप्थ पे जो टेम्परेचर्स थे, टेम्परेचर्स वर समवेयर अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 किलोमीटर की डेप्थ पे जब टेम्परेचर्स को चेक किया तो पता लगा 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर्स थे वो मिले। जोग्राफर्स ने कहा अगर यही हिसाब किताब है, इसी रेट से कम होता है, जोग्राफर्स ने कहा कि अगर इसी रेट से कम होता है, देन इफ इट इज द सेम रेट, इफ इट इज द सेम रेट ऑफ राइज, टेम्परेचर बढ़ने का रेट अगर यही है, तो टेम्परेचर जो कोर का है, टेम्परेचर जो कोर का है वो 25000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। उन्होंने क्या किया? एक जनरल रेट जोग्राफर्स ने मेजर किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा जैसे नीचे जाते टेम्परेचर बढ़ता है, जब नीचे जा रहे थे माइनिंग के दौरान गर्मी बहुत बढ़ रही थी, फिर जब वोल्केनोस को देखा तो बढ़ा था, फिर जब साइक्लिक वेव्स को देखा, मॉडल निकाले तो बढ़ा टेम्परेचर, लेकिन कितना? उन्होंने अंदाजा लगाया कि जहां जहां वोल्केनिक रीजन था 40 किलोमीटर की डेप्थ पे 1000 डिग्री मिला था। उन्होंने अंदाजा लगाया 40 किलोमीटर पे 1000 डिग्री है तो फिर 5000 किलोमीटर पे कितना होगा? तो जोग्राफर्स ने अंदाजा लगाया 5000 किलोमीटर के हिसाब से तो मेरे ख्याल से कितना होना चाहिए? 5000 किलोमीटर पे टेम्परेचर 25000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो टेम्परेचर ऑफ द कोर शुड हैव बीन 25000 डिग्री सेल्सियस, ये उनका अंदाजा था। टेम्परेचर ऑफ द कोर शुड हैव बीन 25000 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो उनका एक जनरल आइडिया था कि जो टेम्परेचर अगर इस हिसाब से बढ़ता गया तो कितना टेम्परेचर बनेगा, कैसे टेम्परेचर बनेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सच्चाई है? तो फिर जब सच्चाई सामने निकल के आई तो सभी लोग हैरान हुए, क्योंकि सच्चाई नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी। तो क्या थी? तो एक प्रॉपर एनालिसिस किया गया उसके लिए, और जब प्रॉपर एनालिसिस किया गया तो डेप्थ के साथ टेम्परेचर को एनालाइज किया गया। तो डेप्थ के साथ टेम्परेचर को एनालाइज किया गया, ठीक है। अलग अलग डेप्थ पे क्या किया गया? टेम्परेचर को नोट डाउन किया गया, अलग अलग डेप्थ पे टेम्परेचर को नोट डाउन किया गया। जैसे कि 100 किलोमीटर डेप्थ को क्या रखा? किलोमीटर्स में, और टेम्परेचर को रखा डिग्री सेल्सियस में। डेप्थ को क्या किया? किलोमीटर्स में। तो अलग अलग डेप्थ पे टेम्परेचर को जब मैच किया तो उन्होंने देखा कि 100 किलोमीटर पे, 400 किलोमीटर पे, ठीक है, 700 किलोमीटर पे, 2900 किलोमीटर पे, और उसके बाद फर्दर नीचे गए तो जाते जाते 5100 किलोमीटर पे टेम्परेचर्स को मेजर किया गया, चेक किया। तो पाया गया जब 100 किलोमीटर देखा तो 100 किलोमीटर के अराउंड जो टेम्परेचर था दैट वाज समवेयर अराउंड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब फर्दर और डेप्थ पे गए तो 400 किलोमीटर के अराउंड जो टेम्परेचर देखा 1500 डिग्री सेल्सियस। 700 किलोमीटर पे जब जाके टेम्परेचर को जाके चेक किया, मतलब कैसे? बाय मॉडल्स, क्योंकि अंदर जाके थर्मोमीटर लेकर जा नहीं सकते, मॉडल्स ही थे, कैलकुलेशंस ही थी, ठीक है। तो जब इन कैलकुलेशंस के साथ देखा 700 किलोमीटर पे ये टेम्परेचर है, ठीक है, और अंदर गए तो अंदर जाके पता 2900 किलोमीटर पे टेम्परेचर जो था 3700 डिग्री सेंटीग्रेड था, 1500 किलोमीटर पे देखा तो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उन्होंने बोला मतलब कोर का जो एंड था लगभग लगभग 6000 किलोमीटर पे टेम्परेचर रफली 5000 किलोमीटर। तो हर जगह एक जैसा रेट नहीं है, तो रेट ऑफ रिडक्शन इज डिफरेंट। यहाँ 300 किलोमीटर पे 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ फर्दर 400, लेकिन इसके बाद 2000 किलोमीटर पे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो 2000 डिग्री हो रहा है। फर्दर देखेंगे तो लगभग 2000 किलोमीटर पे टेम्परेचर चेंज कम होता जा रहा है, बिकॉज जो नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं तो चेंजेस नजर आ रहे हैं। टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, हैवी एलिमेंट्स तो डाउन है, प्रेशर भी नीचे बहुत ज्यादा है, लेकिन जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है वो बहुत डेप्थ पे नहीं है सिचुएटेड, ठीक है। और इसको देख करके उन्होंने बोला कि जो रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं है। रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर जो है वो इज अनइक्वल, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर कोर पे मिलेंगे तो कोई इक्वल स्ट्रेट लाइन फंड नहीं है कि हाँ यहाँ पे 1000 है तो नीचे 2000 पे 5 पे 10 पे 15 पे 20 पे 25, नो, ठीक है। अदर फैक्टर्स प्रेशर, हालांकि टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोल भी कर रही हैं टेम्परेचर को, ठीक है। हल्का यादव आप पुरानी क्लास में नहीं थे, जो आप पूछे हो कि डेंसिटी के साथ वेलोसिटी कैसे बढ़ती है, कल हमने डिस्कस तो किया है। तो इसका कारण क्या था कि रेट ऑफ रिडक्शन अनइक्वल है, क्योंकि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे आप कोई तरफ जाएंगे हैवी एलिमेंट्स तो बढ़ रहे हैं, आयरन बढ़ रहा है, निकल बढ़ रहा है, लेकिन रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं बढ़ रहे। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो कोर से बाहर की तरफ है, तो इसलिए कोर में इतना अंदर जा रहे हैं, टेम्परेचर आपको बढ़ा तो मिलेगा बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ हीट, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा कि 25-30 हजार हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर मतलब नॉट ओके, रिडक्शन नहीं होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी, नॉट रेट ऑफ रिडक्शन, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, इसे ठीक कर लीजिए। रिडक्शन नहीं होगा, रेट ऑफ इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, रिडक्शन ऑफ डेप्थ होगा, रिडक्शन ऑफ डेप्थ होगा, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, इसे ठीक कर लीजिए। रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ना विद रिडक्शन ऑफ डेप्थ, मतलब डेप्थ के नीचे नीचे जाएंगे, जैसे गहराई जो है नीचे नीचे जाएंगे, मतलब आपका जो सरफेस से नीचे है, तो जितना भी टेम्परेचर बढ़ रहा है वो रेट क्या है? अनइक्वल है। तो इट इज अनइक्वल, क्यों? क्योंकि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, हेवी एलिमेंट्स कहां है? कोर पे, लेकिन रेडियोएक्टिव एलिमेंट कोर पे है नहीं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट कोर से बाहर की तरफ है। तो कोर पे जा रहा है तो फिर टेम्परेचर बढ़ तो रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा। हां, अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट सारे कोर में होते तो आज कोर का टेम्परेचर कितना होता? याद करो, कोर का टेम्परेचर होता आज 25-30-35 हजार, कोर पिघल जाती है, बिल्कुल, मतलब पिघल के कह सकते हैं कि पूरी कोर क्या होती, प्रेशर के बावजूद भी कोर मॉल्टन होती। ओके गाइस, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये टेम्परेचर का कुछ एनालिसिस है कि टेम्परेचर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं टेम्परेचर पे। अंशुमन तिवारी, हाउ इज इट पॉसिबल? कोर तक कौन नहीं कर सकता है? आज तक जो टनल्स भी होती हैं तो वो 30 किलोमीटर की टनल्स नहीं गई हैं, ठीक है। लीवो जो है वो काफी डेप्थ पे है, ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्वेटरी, उसके बाद जो सर्न है, ठीक है, जहां पे कि हाइड्रोन कोलाइडर वो भी डेप्थ पे, लेकिन आप क्रस्ट के पास आज तक नहीं जा पाए तो कोर में कैसे जाएंगे? क्वेश्चन में ऑब्सोल्यूट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मॉडल्स हैं, साइक्लिक वेव्स हैं, लावा है, मैग्मा है, अर्थक्वेक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसकी मदद से कैलकुलेट किया जाता है टेम्परेचर मॉडल्स, ना कि किसी अंदर जाकर इसको भेज के हम चेक करते हैं, ठीक है।
डिक्रीज है, वो इंक्रीज है। ठीक है, तो हमारा इसमें एनालिसिस क्या था, हमारा एनालिसिस क्या था कि इनिशियली हम नीचे जाते हैं तो टेंपरेचर क्या करता है, बढ़ता है। कितना बढ़ता है? तो उन्होंने अंदाजा लगाया, उन्होंने बोला कि हर 100 मीटर पे जो टेंपरेचर 2 से 3 डिग्री राइज कर रहा है। जब वोल्केनिक रीजन को जाके चेक किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ जगहों पे जाके चेक किया, यूएसए में, इटली में, तो जाके चेक किया कि 40 किलोमीटर की जो डेप्थ थी उसका टेंपरेचर था 1000। तो बोला कि अगर इसी रेट से बढ़ता गया तो कोर का टेंपरेचर तो 50,000 होना चाहिए। अगर कोर का टेंपरेचर 50,000 होता तो सिचुएशन कुछ और ही होती, मैग्नेटिक फील्ड शायद बहुत ज्यादा हाई होता, कोर बहुत फास्ट घूम रही होती, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, टेंपरेचर कोर का मैक्सिमम देखें 5500 डिग्री सेल्सियस, उससे भी कम है। तो जब टेंपरेचर के मॉडल बनाए गए तो प्रोजेक्ट किया गया 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर पे टेंपरेचर कितने निकाले कैलकुलेशन से 1100, 1500, 1900, 3700, 4500। उन्होंने देखा कि टेंपरेचर के जो बढ़ने का जो रेट है, बढ़ने का जो स्पीड है वो कम है, क्योंकि जो मैक्सिमम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो कोर से बाहर है। तो कोर में जाके अंदर टेंपरेचर बढ़ तो है क्योंकि कोर में प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोर का टेंपरेचर बहुत ज्यादा होगा। कोर का टेंपरेचर जो है वो एक लिमिट तक है, ठीक है। ओके ओके, तो ये हमने कुछ डिस्कशन किया कि कैसे जो ओवरऑल टेंपरेचर चेंजेस होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इसके बेसिस पे कि हम कुछ क्वेश्चंस जो है, देखिए अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें, अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर मेजर एलिमेंट्स जो है अर्थ क्रस्ट के, और देख सकते हैं मेजर एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम। तो मेजर ये हाईएस्ट परसेंटेज इनका है 46, ऑक्सीजन, सिलिकॉन 27, एल्यूमिनियम 8 और आयरन 5। उसके बाद ये है ये कम परसेंटेज में है, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, प्रीलिम्स के लिए आपको एक बार याद होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए लर्न करना है इसको आपको, ठीक है, कि मेजर कंपोजिशन क्या है, क्या-क्या चीजें अर्थ के अंदर होती है। तो अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, आयरन। लेकिन अगर पूरी अर्थ की बात करें तो पूरी अर्थ में आयरन 35% है, ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है, मैग्नीशियम 30%। कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में प्रीलिम्स में वो कंपेयर करवा लेते हैं, तो थोड़ा पता होना चाहिए, आप शुरुआत के पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद 2-3 बार पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएगा, राइट। तो हम जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमने सीखा अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, एक बार हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन जो हमने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। मिस्टर रॉकी कुमार सिन्हा, हर चीज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होती, क्योंकि कोर में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट कोर के ऊपर है, मेंटल और क्रस्ट वाले पोर्शन में। इसीलिए कोर में टेंपरेचर तो बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, डेप्थ बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। लेकिन कौन सी डेंसिटी क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज़ ऑफ हेवी एलिमेंट्स। तो डेंसिटी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स नहीं बढ़ रहा, जो हीट जनरेटिंग है, जो टेंपरेचर बनाने वाले हैं वो तो ऊपर ही रहेंगे, तो फिर कोर में हाई टेंपरेचर क्यों होगा? ये समझने वाली बात है, ठीक है गाइस। चलिए शाबाश, सभी लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो व्हाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनको पढ़िए स्टेटमेंट को और बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो व्हाइल मूविंग डीप विद इन द अर्थ, टॉप से बॉटम तक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इज ऑब्जर्व्ड। क्या ऐसा होता है? टॉप से बॉटम तो यूनिफॉर्म है, क्रस्ट में अलग है, मेटल में अलग है, कोर में अलग है। यूनिफॉर्म कहां से आ गया? नहीं, ये बात तो सही नहीं है, ये बात तो सही बिल्कुल नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है कंपोजिशन, तो गलत बात हो गई। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है? एक जैसा, जैसे बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म सेम होती है एक जैसा, तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर डिपेंड्स अपॉन, अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कि वो मॉल्टन है कि वो सॉलिड है, वो डिपेंड करता है कि प्रेशर, टेंपरेचर और डेंसिटी क्या है। बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा प्रेशर को देखा, प्रेशर के होने से क्या है वो सॉलिड है, और टेंपरेचर के होने से मॉल्टन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो तू सही है, सही पूछा है आपसे, करेक्ट। तो बी इज राइट आंसर। ए गलत, सी गलत, डी गलत, एच डी गलत, बी इज राइट आंसर। बी वाले बहुत सही आंसर कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। मिस्टर आदित्य, आपका आंसर एक बार पता लग जाता है, बार बार करके आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सभी लोगों को, ठीक है। आदित्य जी, आईपीएस आदित्य सिंह, जब आईपीएस बनेंगे तो ऐसे ही नोटिस डालेंगे सबको, एक बार नोटिस, दो बार नोटिस, तीन बार नोटिस, परेशान हो जाएगा आदमी, उल्टा आपके ऊपर केस कर देंगे कोर्ट ऑफ लॉ में कि सर आईपीएस ऑफिसर बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। आजकल तो कोर्ट में हाजिरी लग जाती है आईपीएस ऑफिसर की, ठीक है, जजेस बुला लेते हैं, अगर हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, सबके वीडियोस वायरल हो गए हैं यूट्यूब पे, तो थोड़ा समझ जाइए, ठीक है मिस्टर आदित्य, ठीक है, क्योंकि एक बार आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। तो बार बार मत करिए, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ध्यान से समझिएगा इस बात को। चलिए गाइस, तो इसमें देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेंपरेचर इन द कोर, कोर के अंदर टेंपरेचर है 10 गुना ज्यादा हो सकता है लोअर मेंटल के कंपैरिजन में। देखिए अपर मेंटल का टेंपरेचर जो है ना वो तो अच्छा मतलब कम होता है, लेकिन लोअर मेंटल का टेंपरेचर है वो ज्यादा होता है। तो अगर लोअर मेंटल के टेंपरेचर की बात करें, टेंपरेचर ऑफ द लोअर मेंटल दैट इज अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेंपरेचर इन द कोर कैन बी 10 टाइम्स हायर, और लोअर मेंटल का टेंपरेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अगर हम देखें टेंपरेचर जोन को, ठीक है, तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए, तो मेंटल जो है वो लगभग 700 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है, और 2900 किलोमीटर होता है, तो मतलब अपर मेंटल में हो गया टेंपरेचर 400 किलोमीटर पे 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम बात करें 400 किलोमीटर पे 1500 है, 700 किलोमीटर पे अगर हम बात करें तो वो 1900 पहुंच जाएगा। तो जो लोअर मेंटल है वो लगभग 1500 तो मान लेते हैं रफली कि 2000 या 2100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है लोअर मेंटल का, ठीक है। तो अगर हम बात करें टेंपरेचर ऑफ लोअर मेंटल 400 500, और अगर इससे और नीचे जाएं, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, एंडिंग 2000 डिग्री सेल्सियस तक होती है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस का 10 टाइम्स अगर आप निकालें, 10 टाइम्स तो कितना आएगा 20,000 डिग्री सेल्सियस। तो क्या 10 गुना हाई हो सकता है लोअर मेंटल में? नहीं, अपर मेंटल में हो सकता है। 400 500 स्टार्टिंग हुई, नीचे तक गया, नीचे तक गया 2000 तक, तो मेंटल का टेंपरेचर स्टार्ट हुआ 400 और गया कहां तक 2000 तक। तो हम अपर मेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, लोअर मेंटल की बात कर रहे हैं। लोअर मेंटल, अगर अपर मेंटल होता तो शायद सही होता, क्योंकि 400 into 10 4000 होता है, 500 into 10 5000 होता है, ठीक है। तो मतलब ये तो गलत हो गया। प्रेशर इनसाइड द मेंटल इज हायर देन द कोर, बिल्कुल गलत। कोर का प्रेशर होता है, इनसाइड द मेंटल हायर नहीं होता, गलत 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 गलत। डेंसिटी चेंजेस इन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेप्थ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? जैसे डेंसिटी, जैसे डेप्थ बढ़ रही है वैसे डेंसिटी भी बढ़ रही है, तो डेप्थ ऐसे लिखिए, डेंसिटी, डेंसिटी चेंजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, डेप्थ बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है। क्रस्ट की डेंसिटी 2.7 से 3, मेंटल की 2.9 से 5, कोर की 5 से 13। तो जैसे डेप्थ बढ़ रही है 100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो 3 क्या हो जाएगा? सही, ओनली 3 सही है, डी ए
डी ए बी गलत, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ठीक है आदित्य सिंह, आप आईपीएस, आप अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपके आंसर मोस्टली सही हुए हैं, ऐसे देते रहिए, आप आईपीएस जरूर बनेंगे। ठीक है, अच्छे आईपीएस ऑफिसर बनेंगे आप, गुड। ठीक है गाइस, चलिए शाबाश, तो ये आंसर सी है इसका। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इससे भी इजी आते हैं, चलिए ये तो हमारा लेवल यूपीएससी का लेवल से लेवल नीचे है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अगला आसान क्वेश्चन, ये तो फिर मैं फैक्चुअल क्वेश्चन डाल रहा हूं, थोड़े ज्यादा मतलब जैसा फैक्ट घुसा सकता हूं मैं, यूपीएससी का बहुत सिंपल प्लेन क्वेश्चन पूछ देती है। चलिए करिए। यूपीएससी का ना मिक्स होता है, थोड़ा फैक्ट होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो ब्रेन तो ऑलरेडी हम लगाना सीखते थे, जब हम कॉन्सेप्ट में अच्छा जाएगा तो ब्रेन अपने आप सही हो जाएगा, बस एक फैक्ट याद रखना है, वही आपका इंपॉर्टेंट जॉब है। ओके, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और कौन सी स्टेटमेंट सही है ये जरूर पढ़ना है, कई बार यहाँ पे नॉट राइट भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बोलता है कि क्रस्ट इज अ कंप्लीट सॉलिड बॉडी, क्रस्ट एक कंप्लीट सॉलिड है, बट मेंटल और कोर जो है पार्शियली सॉलिड है। क्रस्ट कंप्लीट सॉलिड बॉडी है, ये बात सही है क्या? बिल्कुल ठीक है, और मेंटल और कोर पार्शियली सॉलिड, बिल्कुल सही बात है। तीनों लेयर की जो स्टेट है वो चेंजेस के कारण है, किस में? प्रेशर और टेंपरेचर। तीनों लेयर में प्रेशर टेंपरेचर अलग अलग है, इसलिए अलग अलग चेंजेस हैं तीनों लेयर्स के। तो क्रस्ट एक कंप्लीट सॉलिड बॉडी है, मेंटल और कोर पार्शियली सॉलिड है, बिल्कुल सही बात है। स्टेट ऑफ द थ्री लेयर्स ड्यू टू चेंजेस इन प्रेशर एंड टेंपरेचर, ओके बिल्कुल सही बात है, तो 1 और 2 सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी इज राइट आंसर। थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसलिए सब लोग घूम गए, बी बोल रहा है, सी बोल रहा है, बी और सी बोल रहा है, मैं एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये तो बी है तो सी, सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि क्रस्ट को देखिए, कोर जो है अगर हम बात करें तो क्रस्ट कंप्लीट सॉलिड है, कोर भी, मेंटल भी क्या है, मेंटल भी जो है वो सॉलिड है प्लस मॉल्टन है, अपर मेंटल तो सॉलिड है और नीचे वाली जो एस्टिनोस्फीयर मॉल्टन है, फिर लोअर मेंटल सॉलिड है। ठीक है, कोर भी जो है वो इनर कोर है, इनर कोर जो है वो सॉलिड है, और जो आउटर कोर है वो कैसी है, मॉल्टन है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, तीनों लेयर्स की स्टेट जो है वो आप देखिए, क्रस्ट तो पूरा सॉलिड है, बाकी सॉलिड और मॉल्टन है, और स्टेट ऑफ थ्री लेयर्स ड्यू टू चेंजेस इन, नीचे से जाओगे तीन अलग अलग लेयर्स की हम बात करें, क्रस्ट है, ठीक है, फिर मेंटल है और फिर कोर है, तो तीनों लेयर्स अगर आप जाएंगे जैसे जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक चले, जैसे हम नीचे जाएंगे तो टेंपरेचर्स बढ़ते हैं, प्रेशर्स बढ़ते हैं, डेंसिटीज भी बढ़ती है, तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होती है, वैसे वैसे आपके प्रेशर्स बढ़ते हैं, टेंपरेचर्स बढ़ते हैं, डेंसिटीज क्या होती है, बढ़ती है। तो इसी कारण से प्रेशर्स ज्यादा है तो मॉल्टन कोई लेयर है, कोई लेयर सॉलिड है, डेंसिटी ज्यादा है तो बहुत हैवी है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से क्या होता है, इन सभी कारणों से अलग अलग उस पर असर होती है। तो स्टेट ऑफ, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड, और स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड या फिर मॉल्टन। स्टेट का मतलब होता है तो सॉलिड है या मॉल्टन है, तो स्टेट ऑफ ऑल थ्री लेयर्स इज ड्यू टू चेंजेस इन प्रेशर टेंपरेचर, बिल्कुल सही बात है। क्रस्ट में ना तो टेंपरेचर है ना प्रेशर है, इसलिए क्रस्ट क्रस्ट क्या है, सॉलिड, मेंटल पर प्रेशर लगा है। ठीक है, देखिए मेंटल की अगर बात करूं तो मेंटल में अगर देखें सबसे ऊपर क्या है, अपर मेंटल क्या है, सॉलिड, तो नीचे ये एस्टिनोस्फीयर क्या है, मॉल्टन, फिर जो लोअर मेंटल है जो जस्ट इनर कोर के ऊपर है वो पार्शियली सॉलिड पार्शियली मॉल्टन है, मेजरली सॉलिड है। ठीक है, तो उतना ज्यादा आपको नहीं उसके अंदर घुसिए, बट आप ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर जो मेंटल है बिल्कुल क्रस्ट के नीचे है, जो लिथोस्फीयर का पार्ट है वो कैसा है, सॉलिड। अपर मेंटल सॉलिड, एस्टिनोस्फीयर जो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे है, मैं बता रहा हूं एस्टिनोस्फीयर पानी की तरह उस पे लिथोस्फीयर फ्लोट करता है, एस्टिनोस्फीयर इज मॉल्टन, जो बीच वाला मेंटल और जो नीचे वाला मेंटल है वो सॉलिड है। ठीक है, तो देखिए देखिए क्रस्ट तो कंप्लीट सॉलिड है, क्रस्ट तो लिक्विड है ही नहीं, क्रस्ट के और अपर मेंटल तो सॉलिड ही पार्ट है, क्रस्ट के अंदर पिघला थोड़ी ना है, क्रस्ट तो पूरे रॉक्स हैं, क्रस्ट में अलग अलग टाइप के सैंड्स हैं, तो क्रस्ट 30 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक पूरा सॉलिड है, उसके नीचे फिर आपके मैग्मा वगैरह होते हैं, मॉल्टन। ठीक है, ओके गाइस, ये कुछ बातें हमने डिस्कस करी, अब हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जियोमैग्नेटिक फील्ड, उन सब चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अच्छे आंसर्स किया सभी ने, ऐसे ही एमसीक्यू सॉल्व करिए क्लास में, बढ़िया, और आगे की तरफ बढ़िया। मुझे लगता है कि इस बार के सभी लोग सिविल सर्विस निकाल देंगे, यूपीएससी को सीट बनानी पड़ेगी, यूपीएससी को प्रपोजल देना पड़ेगा कि पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग आईएएस एस्पिरेंट्स अच्छे वाले हैं, पोटेंशियल है, तो आप अगर उनको लूज करेंगे तो फिर आप जो है नुकसान में रहेंगे, तो बेटर है कि आप इस साल 2000 कर दो, इस साल 2000 कर दो, जो एस्पिरेंट्स इंटरव्यू तक भी आते हैं, क्योंकि मेंस जो है ना वो 10,000 बच्चे लिखते हैं, 10-12,000 बच्चे, और फिर इंटरव्यू में 2-3,000 बैठते हैं, तो आप सभी लोग मुझे पता है मेंस को क्वालीफाई कर लोगे, मेन पहले क्वालीफाई करके मेंस कुछ अगर रह जाएंगे तो फिर अगले साल हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो कहता हूं कोई भी ना रहे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, बस ये है कि आईएएस वाईएएस बन जाओगे तो भूलना नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग मुझे दिख ही जाए ऑफिशियली है ना साथ में। चलो वेरी गुड मिस्टर डेविल, अच्छी बात है, आपकी 7th रैंक आई। ओके मिस्टर सुदीप, आई एम नॉट जोकिंग, और जोकिंग स्पेलिंग JOKING, जोकिंग नहीं, जोकिंग होगी JOKING। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स ऑल, थैंक यू डियर ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग सो गुड इन द क्लास एंड सो शार्प, सो स्मार्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग बन जाएंगे आई होप। चलिए गुड, बस ना आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही, है ना, डेफिनेटली डेफिनेटली आप सब लोग सेलेक्ट हो ना हो, हम लोग मिलेंगे जरूर, है ना, सेलेक्ट होंगे सभी लोग, मैं तो कहता हूँ। वेरी गुड टू नो दैट मिस्टर डेविल, कीप ऑन गेटिंग 5th रैंक, वेरी गुड, टू कुमार सिंह, सुपर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए गुड टू नो दैट, जो सभी का हाई है, वैसे जो शायद रखिए आप सब लोग पता भी चलेगा कि कब कब मैं स्टूडेंट एस्पिरेंट से आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आईपीएस आईएएस बहुत सारी पोस्ट होती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल लॉ सर्विसेज, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार सिविल सर्विसेज, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार पुलिस सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, ये बहुत सारी सर्विसेज, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं तो घुस जाएंगे, मुझे पता है। सनस्पॉट मैक्सिमम से होता है निमिषा पारी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सन के रिएक्शंस बढ़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में न्यूक्लियर रिएक्शंस बढ़ते हैं, तो एनर्जी ज्यादा निकलती है मैक्सिमम, नंबर ऑफ जगह जगह बढ़ जाते हैं तो मैक्सिमम, जब मेजर पॉइंट्स बन जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, जब कम हो जाते हैं मिनिमम। ये क्यों होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन सन के चेंज होते रहते हैं। गुड गुड सुभाष चंद्र, वेरी गुड। ठीक है, लिथोस्फीयर एक नाम दे दिया खाली, लिथोस्फीयर का एक नाम दे दिया,
ठीक है, कि कॉम्बिनेशन बना दिया लिथोस्फीयर। लिथो मतलब रॉक्स, देखिए रॉक्स नीचे तक मिलते हैं, लिथो मतलब रॉक्स। तो रॉक्स आपको 5 किलोमीटर से लेकर के 15-20 किलोमीटर तक मिलते हैं, तो वो कुछ पार्ट्स में मेटल का भी होता है, कुछ पार्ट्स में कोर का भी, सॉरी क्रस्ट नॉट कोर, क्रस्ट का भी होता है, तो लिथोस्फीयर लिख दिया। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू शिवानी, गुड नाइट। बोल सकते हैं। देखिए मैं कहाँ काम करता हूँ, क्या पोस्ट है वो सब हम नहीं डिस्कस कर सकते, हम मिलेंगे तो हम सब चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग आराम से तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, आपके इंटरव्यू लेवल, डोंट वरी, ठीक है। आपकी मॉक इंटरव्यूज भी लूंगा, मेंस के पेपर भी चेक करूंगा, ठीक है। और साथ साथ फिल्म्स के टेस्ट भी हम लोग बनाते हैं और क्लासेस भी लेते हैं, तो सारी चीजें होती हैं। तो टेल यूपीएससी, टेल क्वालिफाई यूपीएससी, वी आर बिहाइंड यू, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, बाकी चीजें भूल जाइए। हाँ वेडनेसडे होगा क्लास, ठीक है। नो प्रॉब्लम, अर्षिता सिंह 69 का आपकी रैंक आई तो परेशान मत होइए, अगली बार से 6 बनाइए और यू आर रैंक 1, और यहाँ रैंक ऊपर नीचे होती है तो परेशान नहीं होना, ठीक है। रैंक अच्छी यूपीएससी में लाना है, कभी गलती हो गई अच्छी बात है, अभी हो जाए बाद में ना हो, क्योंकि अगर बाद में होगी तो सुधारनी मुश्किल होगी। यूपीएससी मौका देती बार-बार, एक बार से 1 साल लॉस होगा, यहाँ पे तो दोबारा इम्प्रूव कर ले, तो जो होगी यहाँ हो जाए कोई बात नहीं, वहाँ ना हो, ठीक है। श्वेता फर्स्ट रैंक किसका है, आपको क्या मतलब है, अगली बार ट्राई करो आपका फर्स्ट रैंक हो, ठीक है। ओके शुभ शंकर, थैंक यू। नहीं शिवम डिनर नहीं किया, डिनर तो मतलब शाम को ही हो जाता है। आई ट्राई टू गेट डिनर बाय इवनिंग 6-6:30, ताकि रात को बस खाली कुछ लाइट मिल्क ले लें, क्योंकि ज्यादा लेट डिनर लेना इज नॉट गुड। आप तो ले सकते हो छोटे बच्चों, जब आते से हम लोग होते थे कॉलेज टाइम में तो रात को 3-4 बजे जाके पराठे खा लेते थे बाहर रोड पे कॉलेज टाइम वगैरह, है ना। तो स्ट्रीट फूड बहुत खाया करते थे, मतलब मैं तो बहुत ही खाता था, तो इसलिए डोंट वरी अभी नहीं। तो लेकिन बाद में जब आप लोग थोड़ा थैंक यू लवली कुमारी, जब आप लोग जब थोड़ा उसमें आ जाएंगे, थैंक यू हर्ष त्रिपाठी, थैंक यू आई एम हैप्पी दैट आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, गुड टू नो दैट, थैंक यू। पॉइंट है कि खाना वाना थोड़ा अच्छा खाइए, टाइम से खाइए, रात को डिनर करते वक्त कर लीजिए, फ्रेश होइए, है ना। ज्यादा देर ज्यादा हेवी खाना मुझे पता है कि आप लोग गले तक खाते होगे एकदम, मतलब पूरा ये सिस्टम यहाँ तक फुल करके फ्रेश होते होगे, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो खाओ लेकिन गले तक मत खाना, मतलब नीचे तक रखना उसको, ठीक है, ठीक है। तो बेटर है खाइए अच्छे से खाइए, बट थोड़ा अपना क्लास का भी या अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए। हाँ हाँ मुझे पता था कि सब लोग गले तक ही खाते हैं, दिख रहा है इन सब चीजों जो भी स्माइल कर रहे थे, ऐसे खा के मार के सब लोग गले तक खाते हैं। ओके गुड नाइट डियर, तो बाकी लोग जा सकते हैं जिसको नहीं है कोई क्वेश्चंस। निमिषा भी तो बताया ट्रांसपोर्ट मैक्स में मिनिमम क्यों होता है, कहाँ हो निमिषा, आप वीडियो देखना कल दोबारा से। ज्योग्राफी ऑप्शनल तो अभी पता नहीं, पता सुदीप, मैं देखता हूँ। चलिए अच्छी बात है, लेट नाइट स्टडी करनी चाहिए, है ना। ओके शमिला गुड नाइट, गुड नाइट गुरु, भाई साधना, यमन राव, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, हाँ कर दो बिल्कुल। ओके शुक्ला, यूपीएससी की जर्नी ना किसी दिन मैं आधा घंटा निकाल के लूंगा, 9:30 बजे की क्लास छोड़ देंगे, उस दिन मैं डिस्कस करता हूँ आधा घंटा। यूपीएससी जर्नी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बोरिंग जर्नी है। पहले एग्जाम दिया, मतलब हो गया, मतलब ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, करने में कोई ज्यादा स्ट्रगल वाली जिंदगी नहीं है, बट हाँ ठीक है, मेहनत बहुत करनी पड़ी, ठीक है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है, पसीने छूट गए थे, और ठंड में मेंस लिखना पड़ता है तो और हालत खराब होती है, ठंड में इंटरव्यू हो गया था, ठीक है। तो कभी जल्दी उठना, मेंस लिखने जाना, टेस्ट देना, भागना यहाँ भागना वहाँ भागना, ठीक है चलिए। ओके निखिल गुड नाइट, टेक केयर, मुस्कान बाय, नंदिनी बाय, गोलू। हाँ आंसर राइटिंग हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस आप करना, मैं बता दूंगा तरीका कैसे करनी है, ठीक है। ओके महाश्वेता ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं पढ़ाऊं। चलिए तो हम लोग क्लास खत्म करते हैं, 2 दिन अपना ध्यान रखो, आराम से रहो, आराम से सेफ्टी से रहिए, सभी लोग अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए, ठीक है, बढ़िया से रहिए घर पे अपने मजे से, और आराम से अपनी तैयारी करते रहिए, पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो परेशान नहीं होना। हर रात की सुबह होती है, ठीक है, हर परेशानी के बाद नॉर्मल दिन भी आते हैं, तो आराम से तैयारी करनी है, अच्छे से बन जाएंगे सभी लोग, सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेहनत पे भरोसा करना, कभी भी घबराना मत, मेहनत पे भरोसा करना, मेहनत करोगे तो लाइफ सक्सेस जरूर मिलेगी, मेरी बात पकड़ लो और ध्यान रखना, जैसे सक्सेसफुल हो गए, मेहनत करते